हेलो बच्चों, तो आज कैल्विन आपके लिए लेकर आया है वन शॉट वीडियो। मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर चंचल गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को कर देंगे बिल्कुल फिनिश, अच्छे से ख़त्म करेंगे। हम इसे एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे एंड फिर उसके ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी अच्छे हमारे क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो नीट में भी रिपीट हुए हैं और यहाँ पर आपको अच्छे से ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह सकते हैं आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल तोड़ डालेंगे और फोड़ डालेंगे। आज ये वन शॉट कुछ समय की आपकी वीडियो है, ये 1 आवर के आसपास की, जिसमें हम इस चैप्टर को कर देंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जड़ से खत्म, कि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर 11th क्लास। 11th क्लास का बहुत ही ईजी चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है भाई, तो ये बायोलॉजी का काफी इजी चैप्टर है। इट इज अ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बॉटनी में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं अपने चैप्टर का शुभारंभ, है ना भाई। शुभारंभ करेंगे। चलिए, तो पहली चीज, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में भाई ये लिविंग क्या होता है, पहले इसी को तो पढ़ना है बिल्कुल कि लिविंग क्या है हमारे लिए। पहले हम इस लिविंग को ही देख लेते हैं कि भाई कि क्या भला है ये लिविंग हमारे लिए। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्या होता है, एक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी बॉडी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि सेल होता है, सेल से फिर वो टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। मैं नॉर्मली मल्टी सेलुलर का बता रही हूँ। आफ्टर दैट दे फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या फॉर्मेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम की। बिल्कुल हमारे बच्चों को पता है ये चीज़। एंड देन ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा यहाँ पर आता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है भाई, अपना रिप्रोडक्शन खुद कर सकते हैं, खुद रेप्लिकेट हो सकते हैं, इवोल्यूशनरी हैं भाई। पुराने तरह की स्पीशीज में से नई तरह की स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकते हैं। से हम है ना, चिंपैंजी से फॉर्मेशन हुआ है, तो वी आर इवोल्यूटिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। हमारा इंटरैक्टिव सिस्टम है, हम अपने सिस्टम को किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, दे शो इवोल्यूशन, क्योंकि हमारे अंदर क्रिएट होता है वेरिएशन, जो कि कब आता है बच्चों जी, बिल्कुल सही सोचा मैम, जब डीएनए कॉपी होता है। बिल्कुल बच्चों, ठीक है। एंड वी हैव अ कैपेबिलिटी, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी है किस चीज़ की, क्षमता है कि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में वर्क करते हैं। स्टिमुलाई मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इट इज़ एन एक्सटर्नल सिग्नल। ये एक तरह का सिग्नल होता है जो हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से मिलता है। इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि सन होता है हमारा, जैसे कि सन होता है हमारा सूरज है, सन है, इसके रिस्पेक्ट में सनफ्लावर वर्क करता है। भाई आपने देखा होगा ना कि जहाँ भी सनफ्लावर के पास जाता है, सनफ्लावर तो हमेशा उसी डायरेक्शन में अपना फेस चेंज कर लेता है। भाई सन इस तरफ है तो अपने आप को इधर मूव करा लेगा, इधर है तो सन अपने आप को इधर मूव करवा लेगा। तो क्या कर रहा है, सन के रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है ना, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो सन क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा इसके लिए इसका स्टिमुलाई। और एक प्लांट होता है टच मी नॉट, है ना, टच मी नॉट वाला, अब उसको टच कर दो बेचारे को शर्म आ जाती है। मिमोसा प्लांट वो श्रिंक कर जाता है, तो हम उसके लिए क्या है, स्टिमुलाई हैं, हमारे रिस्पेक्ट में उसने क्या किया है, रिस्पॉन्स किया है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा जी, वो स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं मैम, रिस्पॉन्स करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा जी, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस डिफाइन को प्रॉपरली करने के लिए हमें 2 चीज़ें पढ़नी है कि भाई कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। इसको हम ना 2 फीचर्स से पहचानते हैं। एक हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक हम देखेंगे डिफाइनिंग फीचर, और एक क्या देखेंगे, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो ये 2 फीचर्स हमें देखने हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं
कौन सी बड़ी बात हो गई? बिल्कुल भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बेटा? तो ये वो फीचर होता है जो लिविंग के लिए भी अप्लाई हो जाता है और जो नॉन लिविंग के लिए भी अप्लाई हो जाता है, दोनों के लिए अप्लाई होता है। प्लस इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, मतलब दोनों के लिए अप्लाई है। इसको देख के आप बता नहीं सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। पर जो डिफाइनिंग है भाई, ये तो पत्थर की लकीर है, खिंच गई, ये सिर्फ अप्लाइड होता है ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई लिविंग के लिए है, नॉन लिविंग का कोई काम धंधा नहीं है यहाँ पे, नॉन लिविंग करते ही नहीं है फीचर्स फॉलो। और इस फीचर के कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शंस, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। एक्सेप्शंस भी है। डिफाइनिंग सिर्फ लिविंग रहेगा और नहीं रहना, एक्सेप्शन है ही नहीं। बस लिविंग है तो मतलब बस लिविंग ही है यहाँ पर, ठीक है? ओके, चलिए मैम चलते हैं आगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको। द प्रॉपर्टी विच डिफाइन फॉर अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैलिड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस प्रॉपर्टी हैज नो एक्सेप्शन। कर लिया? बिल्कुल। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, तो जिसमें एक आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तो ग्रोथ का मतलब होता है बेटा जी इंक्रीज इन मास नंबर और सेल नंबर। मास नंबर, इंक्रीज इन मास और सेल नंबर लिख देते हैं, ये ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिजम्स का मास बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, बढ़ जाता है ना, खाना खा के सर्दियों में वेट गेन हो जाता है, मेरा तो बहुत हो जाता है, अरे बड़ी कोशिश करते हो नहीं खत्म होता, क्या करें, चलो जो है देखा जाएगा, ठीक है। तो मास बढ़ना या सेल नंबर बढ़ना कहलाता है ग्रोथ। क्या कहलाता है बेटा जी? ग्रोथ। और ग्रोथ प्लांट भी शो करते हैं भाई, पेड़ पौधे भी तो बढ़ते हैं, इतना सा पौधा लगाते हैं पेड़ हो जाता है। एनिमल्स भी बढ़ते हैं, एनिमल्स में भी ग्रोथ शो होती है। देखो एक डायग्राम दिखाया, जैसे कि मान लो ये बना जाइगोट जिससे हम आए हैं, धीरे धीरे इसमें डिवीजन शुरू हो गया, ये रहा डिवीजन, ये बन गया। ये आप जाइगोट नहीं है, इसको आप अमीबा से समझ सकते हैं, या तो ये अमीबा की मदर सेल, ये अमीबा की मदर सेल, धीरे धीरे न्यूक्लियस इनलार्ज हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ से बीच में से ब्रेक हो गया और 2 डॉटर सेल्स बन गई। 2 क्या बन गई? डॉटर सेल। पढ़ो, केल्विन भरोसा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो हाँ, तो जाइगोट ने, एक मदर सेल ने क्या बनाई? 2 डॉटर सेल्स बनाई। सेल नंबर बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। और साथ में क्या हुआ? बंदे का दूसरा काम भी तो हो गया, रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट डालेंगे, क्या है जी? वो है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जी, वो क्या हैं? उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो सिनोनियंस होती है। किस चीज़ का मैम? भाई रिप्रोडक्शन का, कि भाई जब भी इनकी ग्रोथ होगी तभी क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। Whenever there is a growth, there is a reproduction, simple। पर मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है। अब देखो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये है म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। पर क्या? और जितने भी हमारे यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर ग्रोथ तो होती है ना, हम भी तो बढ़ते हैं, हम भी तो मल्टी सेलुलर हैं। पर क्या हमारी ग्रोथ रिप्रोडक्शन पे? मतलब अगर मैं बढ़ रही हूँ तो उसका मतलब मैं रिप्रोडक्शन कर रही हूँ? नहीं, तो मैं तो नहीं कर रही रिप्रोडक्शन, ग्रोथ तो फिर भी हो रही है। इसका मतलब हमारी ग्रोथ सिनोनियंस नहीं होती। किस चीज़ का? रिप्रोडक्शन का। तो हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का कोई रिश्ता नहीं है, कोई साझा रिश्ता नहीं है, अलग अलग हैं दोनों। इसलिए हमारे में बोला जाता है कि ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। एक्सक्लूसिव है, एक जैसी नहीं है, अलग अलग है।
ठीक है, तो यहाँ क्या देखा जी, हमने देख लिया कि ग्रोथ क्या होता है, मास का बढ़ना या सेल नंबर का बढ़ना। ग्रोथ प्लांट भी शो करते हैं, एनिमल्स में भी। तो एनिमल्स की तो मैंने आपको दोनों बता दी कि यूनिसेलुलर कैसे होता है, मल्टी सेलुलर का कैसे होगा। अब प्लांट का देख लें तो भाई प्लांट की जो ग्रोथ होती है बेटा जी, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो होती है इनडिटर्मिनेट। अब मैम ये क्या वर्ड बोल दिया आपने, इनडिटर्मिनेट। बेटा देखो इनडिटर्मिनेट और एक होता है डिटर्मिनेट, एनिमल्स की डिटर्मिनेट होती है। अब इस वर्ड का मतलब तो समझ ले पहले, चलो भाई पहले मतलब ही समझ लेते हैं। तो बेटा जी डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट मतलब होता है सॉरी, जिसके अंदर आपकी ग्रोथ भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है। कहते हैं ना बेटा हाइट जितनी बढ़ानी है बढ़ा ले, 18 साल के बाद नहीं बढ़ने वाला तू। क्यों? क्योंकि भाई 18 साल के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है ना, एक फिक्स पीरियड के लिए हमारी। तो अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए होती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटा उनकी ग्रोथ होती है डिटर्मिनेंट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फाइनाइट पीरियड के लिए होती है। किसके लिए होती है? फाइनाइट पीरियड के लिए। एक पीरियड डिसाइड है ना कि 18 के बाद नहीं बढ़ना तो नहीं बढ़ना, ठीक है। पर प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट तो जिंदा रहता है जब तक ग्रो करता ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स भाई उसकी लीव्स ग्रो करती रहती है, श्रिंक होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, रिंकल होती रहती हैं, बढ़ती रहती है, निकलती रहती हैं। हमारे में तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटरमिनेट, मतलब कि कोई फिक्स फाइनाइट पीरियड इसके लिए नहीं होता। नो फाइनाइट पीरियड, कोई फाइनाइट पीरियड नहीं है। ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता है। कभी कभी तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, हमने पौधा लगाया, पौधा बढ़ रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं, हम पहुंच गए, पौधा अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी ग्रोथ क्या है? इनडिटर्मिनेट। और एनिमल्स की क्या होती है? ना डिटर्मिनेट। बिल्कुल। तो यहाँ पे ग्रोथ क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, तो ये तो हमने लिविंग का देखा। अच्छा जी, चलिए जी अब कुछ आगे बढ़ के देख लेते हैं कि क्या है और क्राइटेरिया। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, अभी हमने लिविंग का देखा ना, लिविंग में एनिमल्स का देख लिया, यूनी मल्टी, प्लांट का देख लिया, इनडिटर्मिनेट है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे माउंटेन, जैसे ब्लाउंडर्स, बड़े बड़े ब्लाउंडर्स, सैंड मूल्स, रेतीले पहाड़ कह सकते हो आप इनको। और ऑल्सो ग्रो, भाई ये भी ग्रो करते हैं। कैसे? अरे कैसे क्या? माउंटेन है भाई, स्नोफॉल होगी, बहुत सारी बर्फ गिर जाएगी तो माउंटेन का साइज नहीं बढ़ेगा। और क्या बोला आपसे भाई? नंबर बढ़ना, मास बढ़ना, साइज बढ़ना, क्या है? ग्रोथ ही तो है। ऐसी भाई रेतीला तूफान आ गया, बाढ़ बना दिया उसने रेत का, तो साइज बढ़ गया, तो मतलब क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। इफ वी कैन इंक्रीज इन बॉडी मास और द क्राइटेरिया फॉर द ग्रोथ, भाई इसलिए इसका लेंगे। इनका मास बढ़ रहा है, पर इनका मास बाहर से बढ़ता है ना, तो इसलिए इनकी ग्रोथ कहेंगे हम एक्सट्रिंसिक। कैसी ग्रोथ है बेटा इनकी? एक्सट्रिंसिक। और जितने भी लिविंग होते हैं उनकी ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक, अंदर से। भाई हम लोग तो अंदर से ही बढ़ते हैं ना, हमारे ऊपर थोड़ी ना कोई डिपॉजिट होके हम बढ़ जाएंगे, हम तो अंदर से ही बढ़ते हैं। दैट इज वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इंट्रिंसिक एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रिंसिक। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि भाई ये होती है रिवर्सिबल। कैसे मैम? बर्फ पिघल गई तो माउंटेन का साइज तो छोटा हो गया, हमारा तो नहीं होता है ऐसे, हम कोशिश ही करते रहते हैं भाई घटाने की, नहीं घटता, क्या करें। तो एक्सट्रिंसिक है और ये कैसा होता है? रिवर्सिबल, ठीक है। तो अब आपने देखा कि भाई ग्रोथ लिविंग भी शो कर रही है और नॉन लिविंग भी शो कर रही है। तो बेटा जी किस तरह का फीचर हुआ? कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग? हाँ बिल्कुल मैम, ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। आपको यही बताना है इन सब फीचर्स में कि किस तरह का फीचर है, डिफाइनिंग तो नहीं है। डिफाइनिंग कब होता? जब सिर्फ लिविंग दिखाते, पर यहाँ तो नॉन लिविंग भी दिखा रहा है, इसलिए कैसा फीचर है?
कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल पढ़े। ओके, देखो ये रही माउंटेन पे स्नोफॉल हो रही है, ठंड लग रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रही है, इसके ऊपर आइस डिपॉजिट हो रही है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स है, देखो साइज बढ़ रहा है। यही क्या है, यही चीज इनकी दिखा रही है ग्रोथ को। इसको दिखा रही है ग्रोथ को, ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन, नाम सुनते ही बस खुश। क्या होता है, अपने ही जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, क्या रिप्रोडक्शन है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है भाई, बायो के ही है ना, बिल्कुल। इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइस, राइस देंगे, जन्म देंगे किसको, यंग वंस को, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, बच्चों को अपने। लाइक दोज ऑफ द पेरेंट, कैसे होंगे पेरेंट, जैसे हम अपने मम्मी पापा जैसे ही तो दिखते हैं, आइडेंटिकल नहीं है पर सिमिलर तो होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना कहलाता है रिप्रोडक्शन। दो तरह का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वही दिखाया कि भाई एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एसेक्सुअल, गैमेट्स नहीं बनते। गैमेट्स क्या होता है इनको नहीं पता होता, यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। बिल्कुल वही सही पॉइंट आता है कि मैम वन पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पर, और यहाँ पर टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। वन इज योर मेल एंड अदर वन इज योर फीमेल। क्या हो गया, कोई बात नहीं। चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नाम की चीज नहीं होती, चेंज नहीं आता। मम्मी पापा शांत स्वभाव के, बच्चा गुस्सा, बच्चे में गुस्सा बहुत है, वेरिएशन हो गया, नहीं होता है इनमें। पर यहाँ पर वेरिएशन होता है, हम में और हमारे पेरेंट्स में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, हर चीज़ सेम नहीं होती, तभी तो हम आइडेंटिकल नहीं हैं। ये आइडेंटिकल है और हम लोग सिमिलर हैं, क्योंकि हमारे में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इट टेक लॉन्ग टाइम, इसको लगता है लंबा समय खत्म होने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको, सॉरी पॉइंट्स दिखा दिए। एग्जाम्पल डाल लें एक आध, चलिए डाल लेते हैं। एसेक्सुअल, अमीबा, नाम सुनते ही अमीबा याद आ जाती है हमको। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा, एक ही लिख लेते हैं, बहुत है, और भी है वैसे, हाइड्रा वगैरह भी। एसेक्सुअल में लिख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या ह्यूमन बींग्स, है भाई, हम ह्यूमन बींग्स का लिखेंगे, हम ह्यूमंस है ना भाई, सच में ह्यूमंस ही है ना हम लोग, तो ह्यूमन बींग्स का लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में है। अब क्या देखना है अपने को, लिविंग नॉन लिविंग दोनों शो करते हैं या एक करते हैं, बताना है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर डिफाइनिंग फीचर है। चलो, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। देखो लिविंग तो कर रहा है ना, अमीबा कर रहा था, देखा था अमीबा की तो ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन थी, और हम लोग भी करते हैं, मल्टीसेलुलर्स भी। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, जैसे कि म्यूल, वैष्णो देवी पे देखते हैं ना खच्चर होते हैं जो लेके जाते हैं ऊपर, वो म्यूल ये नहीं करते, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस होते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज का, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज। फिर कुछ स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं जो शहद इकट्ठा करती हैं, ये नहीं कर पाती यहाँ पर रिप्रोडक्शन, पूरी लाइफ में नहीं होता। कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जिनके अंदर मेल्स फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मतलब सिंपली कहें तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन कर वो रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो इनकी एक्सेप्शन हो गई, और जिसमें एक्सेप्शन वो कैसा फीचर, सिंपल लिख देंगे देखते ही कि ये तो है अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, ठीक है ये। तो हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, तो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं रहा क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ गया। ऑफ कोर्स
नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग। भाई अगर ऐसा होता तो मैं अपने इसको छोड़ के जाती, कल तक डबल हो जाते, नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि नॉन लिविंग नहीं करता। तो पहली बात तो यही समझ में आई मैम, नॉन लिविंग नहीं करता तो डिफाइनिंग होगा ना, पर एक्सेप्शन आ गई ना लिविंग में भी, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ये। ठीक है बेटा, ओके। आगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे बॉडी में जितने भी तरह की रिएक्शंस होती हैं, ऑल केमिकल और कैटालाइटिक रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। तो क्या लिखा है? इट इज अ सम, टोटल ऐड कर दिया ना, किस का? ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एक इंसान की, एक जीव की, कैसा भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सब उसका मेटाबॉलिज्म के अंदर इंक्लूड होती हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और बेटा जी एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है जी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब कैटा मतलब काटने वाला, तो जिस रिएक्शन में डीकम्पोजिशन हो, चीजें टूट रही हैं, ए बी था, टूट कर ए अलग बी अलग हो गया, तो अगर इस तरह की रिएक्शंस हो रही तो उनको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में उल्टा है, ए था बी था, दोनों मिलकर बन गए ए बी, तो ये बन जाएगी हमारी एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल दो मैडम। तो जैसे डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड बनता है, तो ब्रेक डाउन हो रही है, तो ये ब्रेक डाउन रिएक्शन क्या है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें मिल रहे हो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल, और इन दोनों को जोड़ दो बन जाएगा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब वो रिएक्शन, हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होने वाली सभी रिएक्शन कहलाती है मेटाबॉलिज्म। दो प्रकार का है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, ओके। मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही तो होगा, रिएक्शन सेल में ही होती है, क्योंकि सेल ही हमारे स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, सेल ही परफॉर्म करती है, सेल के ऑर्गेनल्स ही परफॉर्म करते हैं, तब जाकर कोई प्रोसीजर हो पाता है। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर। अभी डिफाइनिंग फीचर क्यों है? तो मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड द सेल, भाई सेल में तो होगा, क्योंकि सेल ही कैसा फीचर है? स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कि सेल के अंदर होने वाली सारी रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है। और देखो भाई, मेटाबॉलिज्म में क्या बोला गया कि भाई जो भी रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बोला क्या मेरे फोन में कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी ना कोई, क्योंकि नॉन लिविंग है भाई। तो मेटाबॉलिज्म अकर्स ओनली किसमें? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि भाई सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही तो होता है। अगर सिर्फ लिविंग में है इसलिए कैसा फीचर है? डिफाइनिंग, कोई एक्सेप्शन भी तो नहीं है इसकी। ठीक है, तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का कैसा फीचर है बेटा जी? डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ओके। कॉन्शियसनेस, इसको हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी। देखो, द एबिलिटी ऑफ सेंस, भाई सेंस करना, सेंस कर लेना, हमारे अंदर सिक्स सेंस होती है ना, सेंस कर लेना क्या होना है क्या नहीं होना, फिर रिस्पॉन्ड करना किससे? एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एनवायरनमेंट, भाई एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उनको लेकर रिस्पॉन्ड करना कहलाता है कॉन्शियसनेस। जैसे मान लो अभी मैं आप खड़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मेरी मम्मा आए, हाँ बस खड़े खड़े टाइम पास करती रही, हो मम्मा मैं तो काम कर रही थी, जो मेरी मम्मा ने मुझे डांटा वो क्या मेरा स्टिमुला है? मैंने सोचा कि भाई मैं तो काम कर रही थी ना, ये मेरा थिंकिंग था, और जो मैंने जवाब दिया मैं काम कर रही थी कहीं हिंदी खाली, ये क्या था? रिस्पॉन्स था। तो भाई मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो शो करते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी स्टिमुलाई को देखकर, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के रिस्पॉन्ड में क्या कर देना? रिस्पॉन्ड कर देना। किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस करना, कोई मैंने सेंस किया ना, मैंने सोचा कि मैं तो काम कर रही थी तब से,
तो उसको सेंस करना और फिर उसके बाद क्या करना, रिस्पॉन्ड करना, ये कहलाता है कॉन्शियसनेस। और भाई मेरा ये है, वैसे कितना मारूं, कुछ करेगा, उल्टा मारेगा मुझे? बिल्कुल नहीं। पर अगर मैं एक बच्चे को मार दूं तो कल को आके मेरे को ही मार देगा वो, है ना? होते हैं ना आजकल बच्चे से। बिल्कुल। तो कॉन्शियसनेस सिर्फ कौन शो करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चीज को शो नहीं करते हैं। तो इसलिए ये भी कैसा फीचर हुआ भाई? डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि सिर्फ कौन शो कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर या अदर ऑर्गेनिज्म के उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। दिखा दे ना, सनफ्लावर, टच मी नॉट प्लांट, टच कर दे देखो, ये तो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये सब क्या है? कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन बींग्स एक वो ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस है। भाई हम अपने आप ही सेल्फ कॉन्शियस, हमें किसी फैक्टर की जरूरत है, हम खुद रिस्पॉन्स कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, खुद सेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ह्यूमन बींग एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद ही अवेयर है हर चीज़ को लेकर। तो कॉन्शियसनेस बिकम द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्शियसनेस शो करे। अगर ये चीज़ शो नहीं करता ना तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या शो करेगा? कॉन्शियसनेस। ठीक है। हाँ भी बच्चों, तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया? मैम हमने अब तक ग्रोथ कर लिया, बिल्कुल। हमने मेटाबॉलिज्म देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया और हमने कॉन्शियसनेस देख लिया। साथ में ये भी जान लिया कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है और कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। चलिए अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक? जो कभी इंक्लूसिव नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिव तो हो सकता है पर कभी इंक्लूसिव नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है इसमें से? मेटाबॉलिज्म हमें तो पता है इंक्लूसिव है मैम, सेलुलर ये भी इंक्लूसिव है, ये भी इंक्लूसिव है, पर रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या थी? बिल्कुल मैम, इसके अंदर तो एक्सेप्शन थी ना, इसलिए ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। बिल्कुल, तो दिस इज योर आंसर। ओके बेटा जी। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या दिखाते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। नहीं, जरूरी नहीं है कि भाई अमीबा नहीं दिखाता तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं दिखाते। बडिंग, ये भी जरूरी नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई ज्यादातर तो नहीं दिखाते हैं ना एसेक्सुअल, एसेक्सुअल तो यूनिसेलुलर ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है कॉन्शियसनेस। और आपको तो पता ही, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स तो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस है ये तो भाई अपना सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, इनको नहीं पड़ती किसी की भी जरूरत, है ना? तो ये हमारा आंसर है। बिल्कुल, है ना बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल। अब द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म टू हैव सेल्फ कॉन्शियस, अभी तुमने देखा कि सेल्फ कॉन्शियस आ गया तो आंख बंद करके कहाँ लगाएंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ह्यूमन बींग्स पे। बिल्कुल। सिस्टम नेचुरे, ये हमने नहीं पढ़ा अभी। चलिए, तो सिस्टम नेचुरे, बेटा देखो सिस्टम नेचुरे क्या है? ये ना एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसमें कहा जाता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको अपने से तो मतलब होता ही है। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इससे तो हमें मतलब होता ही होता है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की खास बात ये होती है कि उसको जितना मतलब अपने से होता है ना, उतना मतलब उसको यहाँ पर अपने आसपास होने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी होता है कि भाई फलाने में क्या काम हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। इसी सिस्टम को कहा था सिस्टम नेचुरे, कि नेचुरल सिस्टम है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना इंटरेक्शन तो देखता ही है, साथ ही साथ में दूसरों के साथ कैसा है वो भी वो देखता है। और इस चीज को एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट लिलेनियस। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, so here the next topic we have to start. This is a diversity. भाई डाइवर्सिटी क्या है? तो आपको पता है भाई इस उतने सारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम बात करें तो इस दुनिया में 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन के आसपास वेराइटी ऑफ द स्पीशीज है। मतलब हम ही अकेले नहीं है यहाँ पर, भाई अपने साथ 17 से 18 लाख और भी स्पीशीज है यहाँ पर। तो इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी।
डिफरेंसेस, बहुत वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स में। देखो हाथी है, कहीं शेर है, कहीं घोड़ा है, ज़ेब्रा है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, दीज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके। बायोडाइवर्सिटी, पहला वे, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो लिखा हुआ है अर्थ पे टोटल स्पीशीज जितनी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। चाहे वो स्पीशीज बेटा जी प्लांट की हो, चाहे बेटा जी वो स्पीशीज एनिमल्स की हो, इससे मतलब नहीं है अपने को। अब प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं बायोलॉजी का पार्ट बॉटनी, जो हम पढ़ रहे हैं। और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में तो हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग ब्रांचेस है, बायो होती ही इंटरेस्टिंग है ना भाई, बिल्कुल। तो अप्रोक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन अभी मैम ने बताया है कि स्पीशीज पाई जाती हैं, साइंटिफिकली नेम्ड है भाई, नाम दे रखा है साइंटिफिकली, क्लासिफाई सो फार, क्लासिफाई कर रहे हैं, और 22% ऑफ द टोटल बायोसिटी हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। और ये जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है ना हमारे अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी है उसका सिर्फ 22% पार्ट। और एवरी ईयर, हर साल हम लोग 15,000 के आसपास स्पीशीज को डिस्कवर कर रहे हैं, स्पीशीज आर टू बी डिस्कवर्ड, हर साल इतनी हो रही है। नियरली 1.2 मिलियन एनिमल्स, जो 70% है इंसेक्ट्स का, ओवर 0.5 मिलियंस प्लांट। कितने हमने एनिमल्स को किया, तो हमने 1.2 मिलियंस एनिमल्स को डिस्कवर कर लिया है, जिसमें से 70% अकेले क्या है, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाई, योर हाउस फ्लाई, योर आंट, वो है अकेले 70%। और बाकी प्लांट्स का कितना किया है, तो बेटा अपने ने 0.5% ही सिर्फ प्लांट की स्पीशीज डिस्कवर करी है। ठीक है, ओके। अबाउट 15,000 स्पीशीज वर न्यूली डिस्कवर, तो मैंने आपको बता दिया कि हर साल इतनी स्पीशीज डिस्कवर हो रही है। नो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल फॉर प्रोकारियोट। भाई प्रोकारियोट्स कितने हैं, प्रोकारियोट्स क्या होते थे, प्रोकारियोट एक वो ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा जी, एब्सेंट होती है, उनको हम बुलाते हैं प्रोकारियोट्स। बिल्कुल, अप्रोक्स, ये तो फिर रिपीट हो गई। ठीक है, तो ये प्रोकारियोट्स का हमारे पास कोई एस्टिमेशन है भाई, प्रोकारियोट्स उतने हद से ज्यादा, जो हमारे नाक में दम कर रखा है ना, परेशान कर रखा है हमें, वो ज्यादातर यूनिसेलुलर और प्रोकारियोट्स है। जो है ना, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आता है, हमारा जीना हराम कर रखा है जिसने, वो मोस्टली यूनिसेलुलर एंड प्रोकारियोट्स। ठीक है, ओके। After that, systematic versus taxonomy. It is an important topic. क्या है इसका मतलब, देखो दिख रहे हैं ये साइंटिस्ट है लिलेनियस जिन्होंने यहाँ पर किया, देखो जी सिम्पसन। फिर हम लिलेनियस के बारे में आगे पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भाई बायोलॉजी में किसी का भी क्लासिफिकेशन करना इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश अमंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू अ ग्रुप दैट रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर। चलो पहले अपनी एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। देखो भाई, सबसे सिंपल चीज है, आपसे मैंने कहा कि जाओ जाके क्लासिफिकेशन करो ऑर्गेनिजम्स का। अब क्यों करना है क्लासिफिकेशन, तो भाई 17 से 18 लाख स्पीशीज हैं, कहूँ जाओ जाके नाम याद करो, कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि हमारी स्टडी अच्छे से हो सके। अब हम क्या करते हैं, तो बेटा इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन करना, उनके फीचर्स को लेके, इसको हम कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाना। कि भाई देखो, सबसे पहले मान लो कि आप एक घर में गए, आप मतलब एक चिड़ियाघर में गए, आपको चिड़िया के बच्चे को देखना है, तो सबसे पहले तो वहां जाके क्या ढूंढोगे, भाई में से कौन सा बच्चा भालू का है, कौन सा कुत्ते का है, कौन सा चिड़िया का है, कौन सा कौवा का है। तो सबसे पहले आपको चिड़िया के बच्चे को देखना है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, हाँ भाई पक्का ये चिड़िया का बच्चा है। मान लो हाथी का देख लो, तो हाथी तो ज्यादा हो जाएगा ना, अगर कौवे का देख लो तो भाई बात ही उल्टी पड़ जानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई ये बच्चा चिड़िया का ही है। फिर ये चिड़िया के बच्चा है, इसको हम क्या करते हैं, भाई पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, आइडेंटिफिकेशन, कि भाई ये कौन से ग्रुप का है, कौन से उसका है, आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड टाइम जब हम उसको आइडेंटिफिकेशन हमारा खत्म हो जाता है, तो हम देते हैं उसको नाम,
नामकरण, घर में कोई बच्चा आता है तो उसका नामकरण होता है ना, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ भाई हमारा है, अब हमारा है तो हम ही तो नाम रखेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर, जिसे कहते हैं नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, नेमिंग प्रोवाइड करना नॉमेनक्लेचर है आपका। फिर नाम हो गया, नाम दे दिया कि हाँ भाई ये तो अपना ही है, नाम दे दिया हमने इसको। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है अपना क्लासिफिकेशन। भाई अब करेंगे बच्चे का हम सही से, पहले से आइडेंटिफाई करते हैं, नाम देते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं कि हाँ भाई कि हमारे बच्चे के अंदर तो टीचिंग का कैरेक्टर है तो उसको टीचिंग ग्रुप में डालेंगे। क्या करना है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा घर में आया, इंसान का बच्चा आया, आपने देखा हाँ भाई वो इंसान का ही बच्चा है, वो हो गया आइडेंटिफिकेशन। आपने तो छोटू, मुन्नू, तुन्नू, जो भी आपको नाम देना है वो नाम आपने दे दिया, जो कि है नॉमेनक्लेचर। उसके बाद भाई अब बच्चा बड़ा होकर बनेगा क्या, वो भी तो सोचना है, कौन से स्कूल में जाएगा, क्या करेगा, तो अब उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा ना कि उसकी लर्निंग हैबिट के हिसाब से, तो ये होता है क्लासिफिकेशन। ऐसे ही हम एनिमल्स को करते हैं, पहले देखते भाई किस वैरायटी का है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका नाम करते हैं, और नाम करने के बाद उनको उनके हिसाब से जहां से उनके कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं उस ग्रुप्स में डाल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और वो जो ग्रुप है जिसको बता रहे हैं कि जिसमें ग्रुप में प्लेस किया जाता है बेटा जी, उस ग्रुप को हम बोलते हैं टैक्सा। क्या बुलाएंगे बेटा जी, टैक्सा, उस ग्रुप का नाम होता है टैक्सा। यही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक आर्ट है भाई, एक कला है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्लेस करेंगे उनको ग्रुप में, मतलब उनको टैक्सा में। साथ में एक और चीज आएगी यहाँ पे, उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर भी करते हैं। भाई नामकरण भी करना है, बिना नाम के कैसे रहेगा इंसान, नॉमेनक्लेचर भी करना है, रिफ्लेक्ट, और उस ग्रुप में रखेंगे जहां पर उनके मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, भाई वो जहां पर उनके कैरेक्टर बहुत ज्यादा मेल खा रहे होंगे, रिलेशनशिप एक जैसा होगा, मिलते जुलते होंगे, ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क हो, ना ना ऐसा नहीं करना। जनरली द टर्म सच एज क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक या टैक्सोनॉमी आर यूज इंटरचेंजेबली बाय सम टैक्सोनॉमिक। सबका मतलब यही है, क्लासिफिकेशन मतलब भाई ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डालना, सिस्टमैटिक में एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्लासिफिकेशन तो मतलब सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से हमने कर दिया, मॉर्फोलॉजिकली हमने उसको ग्रुप्स दे दिए। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है बेटा फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, भाई वो फिजिकली कैसा दिख रहा है उस हिसाब से अगर आपने ग्रुप्स में डाला है तो दैट इज क्लासिफिकेशन। और सिस्टमैटिक में बेटा हम, सिस्टमैटिक थोड़ा और एडवांस तरीका ही है, इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं प्लस हम लोग यहाँ पर उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि भाई कहाँ से आए हो, कौन थे तुम्हारे एंसेस्टर्स, तो यहाँ पर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, ठीक है। और टैक्सोनॉमी ये इसी की ब्रांच है, तो मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमिक, ये अलग अलग वर्ड्स को यहाँ पर यूज किया था, पर मतलब यही है क्लासिफिकेशन मतलब सिर्फ देखने में देख लो कैसा है, हाँ देख लिया ना एक जैसा लग रहा है डाल दो ग्रुप में। भाई सिस्टमैटिक में मॉर्फोलॉजी भी देखते हैं, साथ में एनाटॉमी भी देखते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख दूं इसका मैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल कैरेक्टर, भाई अंदर से कैसा दिख रहा है वो ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी। एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लियरली लिख के दिखा देता कि आपको क्लियरली समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या बताया है कि भाई सिस्टमैटिक हमें मॉर्फो कैरेक्टर्स बताती है, प्लस वहां पे हमें एनाटॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल फीचर्स, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो यहाँ पर है, ठीक है, इसके बारे में पता लगता है। और टैक्सोनॉमी ये ब्रांच है जो डील करती है सिस्टमैटिक एंड क्लासिफिकेशन, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वर्ड्स यूज की, सबका मीनिंग एक ही है। एक टैक्सोनॉमी के जिनका नाम है जी सिम्पसन, देखो ये दिखाए हुए यहाँ पे 1961 में इन्होंने सेपरेट फील्ड की थी, इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ कंपैरेटिव मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लस एनाटॉमिकल कैरेक्टर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। भाई कैसा रिलेशन है, मान लीजिए मैंने कोई दो ऑर्गेनिज्म लिए, मैंने दोनों के एंसेस्टर मतलब पूर्वज के बारे में स्टडी करी कि भाई इसका पूर्वज ये है, इसका पूर्वज ये है, अगर दोनों के पूर्वज मेल खाते हैं तो दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया गया था, इसे कहते हैं इवोल्यूशनरी
हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इसका मतलब देखते हैं। एनाटॉमी तो आपको मैंने बता दिया कि इसका मतलब होता है इंटरनल फीचर। इकोलॉजिकली भाई कैसा इनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है। फिजियोलॉजी फिजिकल एक्सपीरियंस, जिसको हम मॉर्फोलॉजी की भी बोलते हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरह के सेल हैं, कैसी एक्टिविटी शो कर रहे हैं, मतलब एनाटॉमी। अंदर आ गया ना, सेल अंदर ही तो होता है, बिल्कुल। तो इनके हिसाब से सिस्टमैटिक वो क्लासिफिकेशन है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी भी देख रहे हैं, इकोलॉजी भी देख रहे हैं, फिजियोलॉजी भी देख रहे हैं, और यहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहे हैं। तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे सिस्टमैटिक। और क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब टॉपिक है, इसमें सिर्फ हम लोग डील करते हैं ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तब सिर्फ एनाटॉमी पे देखते हैं, ठीक है, ओके। टैक्सोनॉमी टर्म एपी डे कैंडरला ने दिए थी ये 1813 में, ये आप थोड़ा थोड़ा रीड कर लो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई आपने क्लासिफिकेशन कर लिया ना, क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे भी तो उसको पढ़ना, उसको डिजाइन करना, जिस ब्रांच को कहा जाता है उस ब्रांच का नाम है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की एक क्यूट सी छोटी सी ब्रांच है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले हम। इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, भाई कि किसका बच्चा है, इंसान का है या कुत्ते का है, ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म। भाई पहले अननोन ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला है नया, उसको रिलेट करो भाई किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, जो हमारे पास नोन है। भाई मुझे कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला है, तो मैं क्या करूंगी, उस ऑर्गेनिज्म को तो मैंने देख लिया कि ठीक है भैया नया मिला है मुझे, तो क्या करूंगी मैं उस ऑर्गेनिज्म को, जो मेरे पास पहले ऑर्गेनिज्म मिल चुके हैं, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जिनको हम जानते हैं, हम उससे क्या करेंगे, उसको रिलेट कराएंगे कि भाई ये से मैच कर रहा है, नहीं हटा, इसे मैच कर रहा है, नहीं इसे मैच कर, जिससे मैच कर जाएगा ये उससे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और ये काम करते हैं हम की मदद से। अभी की क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स में। अभी इतना याद रखो कि की एक तरह का पैम्फलेट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, बस अभी आगे पढ़ेंगे बाकी की के बारे में। फिर नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट ये आ गया ना कैरेक्टराइजेशन, ये सेकंड में हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। ये साइंस है ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को नाम देना। और ये जो नाम है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल प्रैक्टिस और रूल से बनाए गए। ऐसा नहीं कि चन्नू मन्नू कुछ भी नाम दे दो, भाई साइंटिफिक नेम। जैसे कि एक बताऊं मैं, मैंगो, मैंगो एक कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। और ये नाम यूनिवर्सली प्रैक्टिस एक्सेप्टेड है, रूल्स के बेसिस पे बनाए गए हैं। क्या क्या रूल्स हैं उनको अब हम स्टडी करें, ओके। चलिए फिर देखो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिखाया, थर्ड पॉइंट जो था हमारा क्लासिफिकेशन, इट इज अ ग्रुपिंग और प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि भाई अब देख लिया ना, नाम भी दे दिया, तो उसको ग्रुप में डाल दो, और इस ग्रुप को हम कहेंगे टैक्सा, ठीक है। कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कैसे डालोगे भाई, कैरेक्टर देखो उसके, मॉर्फोलॉजिकली देखो, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के सिस्टम मतलब या तो सिस्टमैटिक तरीका अपना लो या नॉर्मल अपना क्लासिफिकेशन अपना लो, ओके। तो तीन चीज पढ़ी हमने, क्या क्या जी, आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि जो नया ऑर्गेनिज्म मिला है वो पुराने किस ऑर्गेनिज्म से मैच हो रहा है, पहला काम। दूसरा काम, उस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से नेम प्रोवाइड करो जो रूल्स और प्रैक्टिस के हिसाब से दिए गए हों। तीसरी चीज, जब हो जाए ये काम तो उसको उस ग्रुप में प्लेस कर दिया जाए जहां से उसके कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैच हो रहे हैं। कौन से कैरेक्टर, मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ओके ओके बच्चों। तो साइंटिफिक नेम आ गया भाई, नॉमेनक्लेचर, एक्सेप्टेबल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी तो उसका नाम साइंटिफिक नेम है, वरना तो कॉमन नेम हम उसे बोलते थे, होता ना हमारे घरों में, हमारा चुन्नू मुन्नू सबका होता है ना भाई, तो वो होता है हमारा कॉमन नेम। और जो हमारे स्कूल में लिखवाया जाता है, जो हमारे सर्टिफिकेट्स पे आया जाता है, वो एक तरह से हमारा साइंटिफिक नेम है, ठीक है। मस्ट बी बेस्ड अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। कुछ यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, देखिए। बाय सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्सेप्टेबल जो है वो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर।
बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हैं, पर मोस्ट एक्सेप्टेबल नॉमेनक्लेचर इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मतलब बच्चे टू, नॉमियल मीन्स नेम, इसमें दो नेम्स होंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, पहला पॉइंट, दो नेम्स होते हैं, यहाँ पे दो नाम होते हैं, जिसमें से पहला नाम होता है जेनेरिक नेम, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो नेम होता है वो होता है बेटा जी स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि बेटा जी रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीशीज को, कि भाई कैसी स्पीशीज है वो। जैसे इन्होंने एग्जाम, और ये किसने दिया था, याद रखना है, कार्लस लिलेनियस ने ये सिस्टम किया था, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो हमें यही पढ़ना है, यही हमारे कोर्स में भी है। तो इन्होंने, अब देखो नाम लिखने के कुछ रूल। सबसे पहले जो हमारा जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज में, यहाँ पे हम लोग लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। लैटिन लैंग्वेज क्यों, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज बच्चे जी डेड लैंग्वेज होती है। मान लो कोई हिंदी में लिखे तो कोई दूसरा देश आके नहीं कहेगा भाई हिंदी क्यों, हम लोग इंग्लिश में कहते हम क्यों बोले, हम नहीं बोलेंगे जाके क्यों भाई इंग्लिश ही क्यों। तो इसीलिए भाई किसी का भाई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेड लैंग्वेज यूज करते हैं। डेड लैंग्वेज का मतलब ये लैंग्वेज कहीं और यूज नहीं होती, किसी देश में नहीं चलती, इसलिए हम लैटिन लैंग्वेज यूज करते हैं। दूसरी चीज, जो नेम्स हैं उनको प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, मतलब कि इटैलिक्स में लिखना है। यूज लैटिन लैंग्वेज करनी है पर लिखना किस फॉर्म में, इटैलिक्स। इटैलिक्स होती है ना कंप्यूटर में होती है, भाई अब हम तो इतने अच्छे हैं नहीं, हमारी तो राइटिंग भी घटिया है, हमसे तो इटैलिक्स नहीं होगी। तो उन्होंने दिया कि अगर नहीं हो सकता इटैलिक्स में तो क्या करिए, फर्स्ट नेम जो जेनेरिक नेम है उसको तो सबसे पहले स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से। भाई ये तो बचपन में भी सीखा था कि स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। और जो सेकंड नेम है स्पेसिफिक एपिथेट है बेटा जी, उसको लिखना है स्मॉल लेटर से। ठीक है जी, चलिए इतना। और इसके बाद दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन भी करना है, सेपरेटली अंडरलाइन भी करो भाई। देखिए हमने यहाँ पे लिखा थे तो भाई इटैलिक्स में लिखा हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका, हम तो नहीं लिख सकते। अब कैसे लिखेंगे भाई, तो हम लिखेंगे भाई मैंगो का नाम, पहला नेम जेनेरिक नेम, तो ये मैग्नीफेरा क्या है, जीनस है या जेनेरिक नेम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट कैपिटल लेटर से करेंगे मैग्नीफेरा। फिर दूसरा नेम इंडिका है, ये इसकी स्पीशीज है इंडिका, एंड सेपरेटली अंडरलाइन बोथ, एक ही नहीं अंडरलाइन करनी है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करनी है। तो दिस इज द वे हाउ टू राइट साइंटिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी। ओके, ऐसे हमारा पीप, जैसे इन्होंने हनी बी का लिखवाया, एपिस मेलिफेरा, गार्डन पी प्लांट जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, याद आया, पाइजम से टाइवर्म। ठीक है, तो लिखिए और सेपरेटली उनको अंडरलाइन कीजिए। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल और उसका स्मॉल। ठीक है, फिर भाई लिलेनियस जी आए, उन्होंने कहा मतलब तुमने मेरा सिस्टम अपना तो लिया, अब मुझे क्रेडिट कौन देगा, मुझे याद कौन रखेगा। अब कहीं हम लोग तो याद रख रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं। तो हमने क्या करा, एक चीज एक चेंज और किया, हमने क्या करा, दो नाम तो लिखे, साथ में तीसरा और हमने ऐड किया। तो अब हम लोग 3 नाम लिखते हैं। फर्स्ट नेम तो वही जेनेरिक नेम, सेकेंड नेम वही स्पेसिफिक एपिथेट, और थर्ड लिखते हैं भाई जी ऑथर नेम। ऑथर नेम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ताकि भाई इनको दे सके क्रेडिट, हर कोई काम ही क्रेडिट के लिए करता है। तो अब ये मैग्नीफेरा इंडिका ऐसे नहीं, बल्कि कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका लिन, लिन फॉर लिलेनियस, और सेपरेटली अंडरलाइन इस तरीके से। तो फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट जेनेरिक नेम या जीनस, सेकेंड नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम स्पीशीज कहते हैं, एंड थर्ड वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑथर नेम सेपरेटली अंडरलाइन। इस तरीके से अब हम लोग नाम मेंशन करेंगे ताकि भाई इनको क्या दे सकें, क्रेडिट दे सकें। तो ऐसा भी लिखोगे तो भी चल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है आपका,
ठीक है ये सिस्टम भी, पर उनको देने के लिए अगर मान लो ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं आपके उसमें, अगर ये दोनों ऑप्शन है, अगर आप नॉर्मली लिखोगे ये भी ठीक है, ये लिखोगे ये भी ठीक है, पर अगर दोनों ऑप्शन आते हैं कि भाई ये भी आ गया और ये भी आ गया, उस केस में आप इसको टिक करेंगे, नॉट दिस। ठीक है, ओके ओके। रूल्स आ गए जो हमने पढ़ लिए हैं, एक बार फटाफट से क्विक रीडिंग मान लेते हैं। अ वैलिड साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड होगा। फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा जीनस, जिसको हम लोग जेनेरिक एपिथेट या जेनेरिक नेम बोलते हैं। सेकंड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। और थर्ड ऑथर का नेम दिखाएगा, भाई क्रेडिट चाहिए। ठीक है, जेनेरिक नेम ऑलवेज रिटन विद फर्स्ट हैविंग अ फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फॉर्म में होगा। स्पेसिफिक नेम इज रिटन आफ्टर द जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम के बाद होगा, और इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल फॉर्म में होगा। बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, मतलब इंडिकेट इन लैटिन ओरिजिन, लैंग्वेज जो है वो लैटिन है। वेयर एज इट इज अंडरलाइन वाइल हैंड रिटन, जब आप लोग लिखोगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, सेपरेटली लिख लेते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन वाइल हैंड रिटन। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए हमारे बच्चों को, बिल्कुल ऐसे मजा आता है। अब आगे भाई नाम देगा कौन, ठीक है सिस्टम समझ लिए, किसका है नाम देने का क्राइटेरिया। जैसे हमारे घरों में बच्चा पैदा होते कौन आती है, बुआ जी आती है, हाँ यही मैं दूंगी बच्चों को नाम। तो यहाँ पर भी हमारी साइंटिफिक नेम में 2 बुआ जी हैं, एक है ICBN बुआ जी, एक है ICZN बुआ जी। ये कहती है कि मैं दूंगी प्लांट्स को नाम, ये कहती है मैं दूंगी सारी एनिमल स्पीशीज को नाम। तो यही है ICBN क्या है बेटा जी, एक इंटरनेशनल कोड है किसका, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का, मतलब कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनको नाम ये प्रोवाइड करेंगे, प्लांट की स्पीशीज जितनी भी डिस्कवर होगी। और ICZN ये हमारी वो बुआ जी हैं जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देती है, मतलब कि जो उनको नाम प्रोवाइड करते हैं जो बिलोंग करेंगे एनिमल्स के ग्रुप से, इंसेक्ट हो या एनिमल्स हो। ठीक है, तो फुल फॉर्म्स याद रखनी है हमारे बच्चों को। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके ओके ओके, तो अब हमारे आ गए क्वेश्चंस, वेरी वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सा, टैक्सा की इंफॉर्मेशन किसमें होती है, मोनोग्राफ, फ्लोरा या मैनुअल्स। तो बेटा जी ये तो की वाला पॉइंट आ गया, चलिए बताती हूँ मैं तुमको बेटा मोनोग्राफ्स क्या होता है। मोनोग्राफ्स का मतलब होता है इट कंसिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर टैक्सा, एक पर्टिकुलर टैक्सा की इंफॉर्मेशन जिसमें छपी रहती है उसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। फ्लोरा का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया से, मान लो कि भाई मैं रहती हूँ इस एरिया में, मैं इस एरिया में जितनी भी स्पीशीज है ना सबको याद रखूंगी, सबका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर याद रखूंगी, उसे कहते हैं फ्लोरा। और जो कहते हैं ना बस मुझे एक टैक्सा से मतलब है, मुझे सिर्फ एक ग्रुप से मतलब है, ग्रुप मतलब जैसे कि या जीनस ग्रुप या स्पीशीज ग्रुप, सिर्फ ग्रुप से मतलब है, तो उसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, तो फ्लोरा, तो इसमें आंसर आपको दिख ही रहा है कि आपका क्या है, मोनोग्राफ। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में क्या क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल होता है, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल, नॉमेनक्लेचर हाँ जी, क्लासिफिकेशन बिल्कुल, तो चारों चीज होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। भाई कौन कौन सी कैटेगरी हैं, अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को कैसे डिस्कवर किया जाता है, कैसे उनको डिवाइड किया जाता है, कैसे उनको टैक्सा दिया जाता है, ये समझ लिया। अब कैसे कैसे दिया है, क्या सिस्टम देख लिया हमने, अब क्या क्या दिया है, कैसे प्रोवाइड किया है, वो हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक मतलब क्लासिफिकेशन वाली कैटेगरी, आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, टैक्सास में डाल दिया, कैसे कैसे किया, किस किस टैक्सा में किया, किस टैक्सा में क्या आया, वो अब हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके ओके, ये रहे हमारे सुंदर सा स्नेल, क्यूट सा, ये हमारा नहीं है ना, जिराफ है ये हमारा घर है, क्यूट सा घर है ना, बड़ा सुंदर सा है। ठीक है, चलिए ओके, अरे यार आजा भाई, इसका भी मन नहीं कर रहा लग रहा आने का, है ना, बिल्कुल। क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली अ सिंगल स्टेप, भाई एक स्टेप का काम नहीं है, बड़ा ही बेहतरीन काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है प्रोसेस, बट इन्वॉल्व हेराइकल स्टेप,
वो बहुत सारे हेराइकल, हेराइटी क्या होती है, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हेराइकी क्या है एक तरीके से, इट इज अ स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई किस किस स्टेप से क्लासिफाई करेंगे, आपको कह दिया कि जाओ भाई क्लासिफिकेशन कर दो। कैसे, भाई बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो क्या करते हो, स्कूल में जाते हो, सबसे पहले घुसते हो स्कूल में, स्कूल में घुस के सबसे पहले आपके बच्चे का एडमिशन किया जाता है कि ठीक है भाई एडमिशन कर लिया गया। एक पर्टिकुलर 3 ब्लॉक्स होते हैं आमतौर पे स्कूल्स में, एक होता है नर्सरी ब्लॉक, एक प्राइमरी ब्लॉक, 4-5 होता है थिंक, सॉरी नर्सरी ब्लॉक, प्राइमरी ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, हाई ब्लॉक, सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। आप गए अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया नर्सरी ब्लॉक में, नर्सरी ब्लॉक में एडमिशन कराया, नर्सरी ब्लॉक में बहुत सारी क्लास होंगी, आपने करवाया, नर्सरी ब्लॉक में नर्सरी, केजी वगैरह ये सब क्लासेस आती हैं, आपने करवाया। तो एक तरीके से तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले उस बच्चे का एक ब्लॉक में एडमिशन कराया। फिर स्कूल वाले क्या करते हैं, उसको नर्सरी में एडमिशन देंगे, मतलब नर्सरी एक ग्रुप हो गया। फिर नर्सरी में 4-5 सेक्शन होंगे, उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन देंगे, तो ये एक ग्रुप हो गया। और उस सेक्शन में से आपके बच्चा चला जाएगा क्लास में, उस सेक्शन में भी फिर हर बच्चे के अपने अपने हाउसेस होते हैं कि भाई ये बच्चा इस हाउस से है, टी शर्ट्स होती हैं अलग अलग, जो वेडनेसडे सैटरडे हम लोग पहन के जाते हैं, क्यूट क्यूट से लगते हैं। किसी की रेड, मुझे आज भी याद है मेरी डार्क ब्लू थी जो मुझे पसंद नहीं थी, मुझे अपनी फ्रेंड की बड़ी पसंद थी भाई, उसकी थी ना बड़ी सुंदर थी रेडिश थी, कल्पना चावला था उसका, अरे बड़ी क्यूट सी थी उसकी, मुझे अपनी नहीं पसंद थी। चलो हाँ, तो फिर क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से हाउसेस प्रोवाइड करते हैं। तो देखा ना कैसे स्टेप बाय स्टेप काम किया, भाई बच्चे को एडमिशन दिया पहले नर्सरी ब्लॉक में, फिर नर्सरी ब्लॉक की नर्सरी क्लास में, फिर उसके सेक्शंस को देखा, फिर सेक्शन में जाकर बच्चों को हाउसेस देते। इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में काम होता है। ऐसा ही ऑर्गेनाइज वे हम लोग यहाँ पर एनिमल्स के या प्लांट के क्लासिफिकेशन में भी करते हैं, और इन कैटेगरीज को कहा जाता है हेराइकी, या इन स्टेप्स को कहा जाता है हेराइकी। ठीक है, This the category is a part of overall taxonomic arrangement, पूरे के पूरे taxonomic arrangement का पार्ट है, इसलिए हम इनको taxonomic category भी बोलते हैं। और इन कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक या फिर लिनेन हायरार्की भी बोलते हैं, क्योंकि भाई सबसे बड़ा काम इन्होंने ही किया है ना नॉमेनक्लेचर देके, ठीक है, तो इनको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर टैक्सोन, आगे भाई टैक्सोन मतलब ग्रुप। टेक्स्ट टर्म किसने दी थी भाई, ये याद रखना है, एल्डॉफ में पूछा जाता है, ये वाली चीज याद रखनी है। अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, भाई कोई भी रैंक, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो स्कूल का ग्रुप हो चाहे कैसा ही ग्रुप हो, रोजेस, फ्रूटिफायर्स, कर्क्यूबेट्स एक्सेट्रा, देखो दिखाया इन्होंने सेरा, कर्क्यूबेट्स वेजिटेबल्स भी आती है जिसके अंदर फ्लावर, जिसमें ना पत्ते पत्ते से निकलते हैं, देखो आपकी ब्रोकली आती है, कॉलीफ्लावर आती है, ब्रूशेस स्प्राउट्स आती है, इसको कहते हैं हिंदी में बंद गोभी, और ये रेड कैबेज आती है, जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एज अ इंडिकेटर। ठीक है, फिर कुछ होते हैं हमारे कुर्कुबीट्स आते हैं, ये फैमिली कुर्कुबीट्स से बिलोंग करते हैं, इसमें 965 स्पीशीज आती हैं और 95 जेनरा, जेनेटिक्स जीनस। कौन कौन से आते हैं इसमें, कुर्कुबीटा, लैंगीरिया, सर्कुलस, क्यूक्यूमिस, ल्यूफा, दिख रहे हैं ये हमारा तरबूज है, ये सब देखो दिख रहे हैं ना कितने सारे हैं ये। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टैक्सा हो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो, तो वो आपको दिखाएगी इस तरीके से होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कि भाई ये जो आपकी सारी की सारी जो गोभी टाइप है, ये सारी की सारी जो गोभियां हैं हमारी, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया जिसको नाम देते हैं कर्क्यूफेरस वेजिटेबल, तो ये इसका टैक्सा हो गया। और जितने भी इस तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं हमारी, उनको एक फैमिली में रख दिया, नाम है कुर्क्यूबीट्स, तो ये क्या बन गया, एक टैक्सा। दिस इज वन टैक्सा एंड दिस इज अनदर टैक्सा। ऐसे हम लोग ग्रुप्स में डालते हैं। देखते कौन कौन से ग्रुप्स हैं। कैटेगरी, कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट होती है। इट रिप्रेजेंट द रैंक, भाई कौन सी रैंक है, पेपर में रैंक आती है ना, बिल्कुल ऐसी इनकी भी रैंक होती है, जैसे देखो दिखाया इन्होंने यहाँ पे ब्रासियस, ब्रासियस देखो ये रहे, ये रहे, कौन सी रैंक का है, किस तरह का फ्लावर है, देखो यहाँ पे फ्लावर में डिफरेंस है, यहाँ पे देखो नीचे से भी आ रहा है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल मतलब है जिसमें नीचे से भी आने लगते हैं, और ये सिर्फ ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये एक्सियल है, किस तरह की रैंक है, किस तरह का इसका कैरेक्टर है, ये भी देखा जाता है यहाँ पर। स्पीशीज, ये है हमारा, इसे हम कहते हैं हायरार्किकल ऑर्डर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, इसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं फिर बाद में करते हैं। तो हमारा है भाई हायरार्किकल ऑर्डर, एक मिनट में इसका ना बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं सुंदर सा,
देखो टैक्सोनॉमी क्या है, हायरार्किकल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ये। सबसे पहले बच्चा जी इसमें आता है हमारा किंगडम, ये सबसे बड़ा ग्रुप। जैसे बच्चों का आप गए ना स्कूल में जाके कदम रखा, भाई कितना बड़ा स्कूल है, वो एक तरह का किंगडम। किंगडम के बाद होता है बेटा यहाँ पर फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम्स फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए या जूलॉजी के लिए हम लोग फाइलम वर्ड यूज करेंगे। डिवीजन का इस्तेमाल बच्चे हम लोग प्लांट्स के लिए करेंगे। स्कूल में जाके आपने देखा ब्लॉक, वो हो गया आपका फाइलम डिवीजन। फिर क्लास, भाई कौन सी क्लास का है। फिर ऑर्डर, क्लास में जाके बच्चे का ग्रुप, उसकी फैमिली, किस तरह के वो हाउसेस से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर फैमिली देखते हैं बच्चे जी, फिर हम देखते हैं यहाँ से जीनस, और फिर देखते हैं हम स्पीशीज। इस तरह से होता है, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, नॉर्मल ऑर्डर है। पर यहाँ से नीचे से शुरू होता है ये वाला ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज देखते हैं, फिर उसका जीनस देखते हैं, फिर फैमिली देखते हैं, फिर ऑर्डर देखते हैं, फिर क्लास देखते हैं, फिर फाइलम देखते हैं, और फिर जाके उसको रखते हैं किंगडम। तो यहाँ से इस तरह से आपका ये ऑर्डर शुरू होता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, के का मतलब कीप, पी से पॉट, सी से क्लीन, ओ से अदरवाइज, एफ से फूड, जी से गेट, एस से स्पॉइल। ये याद करने का तरीका है। कीप पॉट क्लीन, भाई पॉट को साफ रख लो, बर्तन को साफ रख लो। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा, फूड गेट स्पॉइल, खाना खराब हो जाएगा, खाने के लायक नहीं रहेगा। तो इसके के से आया किंगडम, पी से आया फाइलम या डिवीजन, सी से आया क्लास, ओ से आया ऑर्डर, एफ से आई अपनी फैमिली, जी से आया अपना जीनस, और एस से आई अपनी स्पीशीज। तो सबसे पहले हम स्पीशीज में डालेंगे, फिर जीनस में, फिर फैमिली में, फिर ऑर्डर में, फिर क्लास में, फिर फाइलम या डिवीजन में, फिर किंगडम में, ठीक है। इस तरीके से हमारी होती है। तो सबसे लोएस्ट, सबसे स्टार्टिंग की बेसिक यूनिट क्या है टैक्सोनॉमी कैटेगरी की, वो है बेटा जी स्पीशीज। जो मैंगो के में थी क्या, इंडिका, याद है मैंगो की इंडिका थी, और पी प्लांट की सटाइवम, तो ये क्या है, इनकी स्पीशीज है, ओके। द बेसिक यूनिट है फॉर अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए बेसिक यूनिट है। एज वेल एज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक पुरानी तरह की स्पीशीज में से नई तरह की स्पीशीज का आ जाना कहलाता है इवोल्यूशन। और इसको बहुत समय लगता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, जो स्पीशीज हमारे अर्थ पे पहले कभी थी उनमें चेंज आ गया। कैसे चेंज आता है, वेरिएशन। इसका की स्टेप होता है वेरिएशन, एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर, काफी ईयर्स का समय लगता है, ठीक है। तो बेसिक यूनिट समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है भाई, स्पीशीज के बारे में। दिखाते हैं मैंगो की मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका है, पटाटो के जैसे सोलमम ट्यूबरसम में ट्यूबरसम है। तुलसी का नाम, तुलसी का नाम मम्मी को जाके बताना, मम्मी तुलसी नहीं, इसका नाम है ऑक्यूमम सैंडकैक्टम, सैंडकैक्टम। मम्मी कहेगी बताऊंगा अभी तेरे को मैं, लॉयन का पैंथर लियो, तो इसमें लियो क्या है, इसकी स्पीशीज है, ओके। आफ्टर दैट सेकेंड आता है, फिर स्पीशीज से थोड़ा ऊपर जाओ। अच्छा, स्पीशीज में सारे के सारे जितनी भी स्पीशीज होती हैं वो सारे के सारे सबसे ज्यादा मेन सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी इसमें होती है, सबसे पहला ग्रुप है, ठीक है, सबसे बेसिक ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी इसमें होती है। फिर जीनस, जीनस उससे ऊपर वाला ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, भाई स्पीशीज से रिलेटेड ग्रुप है, स्पीशीज के बाद ही तो आ रहा है। विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन, भाई इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन होंगे एज कंपेयर टू स्पीशीज। स्पीशीज में कॉमन है, स्पीशीज में तो हमने क्या करा था, जो स्पीशीज में हमने डाला था, जो बच्चों हमने ग्रुप में डाला था, उसमें हमने देख के डाला था कि सिमिलर कैरेक्टर किसके, भाई अगर सिमिलर कैरेक्टर है ना तो ही उस ग्रुप में जाएगा वो। पर यहाँ पर हम कुछ कॉमन कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं, मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, यहाँ पर सिमिलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो स्पीशीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी, जीनस में थोड़ी कम, फैमिली में और कम, फाइलम में कम, और किंगडम में तो बहुत ज्यादा डिसिमिलर। भाई स्कूल में गए, स्कूल में तो कोई भी बच्चा मिल सकता है ना, क्या कोई सिमिलर है, कोई भी क्लास हो सकती है, पर जो आपके बच्चे का हाउस है, जो आपके बच्चे का हाउस है पर्टिकुलर क्लास का,
वो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी ग्रुप है कि हाँ भाई इसमें जितने भी बच्चे सारे सारे नर्सरी के हैं, सारे के सारे उसी ग्रुप से। तो ऐसे ही जो स्पीशीज होती है, जो सबसे लोएस्ट ग्रुप होती है बेटा जी यहाँ पर, उसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरसम, इसमें जो सोलेनम है ये जीनस है। ब्रिंजल का एस स्मॉल, अगेन ये एस क्या है, वही सोलेंटम ही है। थ्रू दे कंस्टिट्यूट डिफरेंट स्पीशीज, इनकी दोनों के देखो अलग अलग स्पीशीज है, ट्यूबरसम और मैलोगोना, पर दोनों का जीनस सेम है, इसलिए एक ही ग्रुप में आ गए। तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी में डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल, है ना। और वहां पे सारे के सारे एक जैसे हैं। यहाँ पे भाई आलू अलग है, बैगन अलग है, दोनों का कैरेक्टर्स अलग है, पर दोनों की जीन सेम है ना, इसलिए एक ही ग्रुप में इनको आना पड़ा, जीनस ग्रुप में। ठीक है, जीनस, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जेनरा मतलब जीनस, विद स्टिल अ स्मॉलर नंबर ऑफ सिमिलैरिटी, यहाँ पे सिमिलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू जीन्स और स्पीशीज। जेनरा लाइक जैसे सारा सोलेनम था, पेट्यूना, धतूरा, एट्रोपोआ आर प्लेस इन अ फैमिली, ये बेटा फैमिली है, ठीक है, इसको एक ही फैमिली में प्लेस किया गया है। अब देखो सोलेनम अगर बैंगन आलू की थी, पेट्यूरा अलग थी, आपकी धतूरा अलग थी, एक शिव जी पे चढ़ता है ये वाला, ये होता है। एट्रोपा अलग थी, हमने देखा था एट्रोपा अलग थी यहाँ पर। तो अलग अलग फैमिलीज है। सोलेंसिस फैमिली का है एनिमल, जैसे कि लियोन, लायन, ल्यूपर्ड, टाइगर, जैगुआर, ये सब, इन सब का जो जीनस है वो क्या होता है, पैंथरा आता है। और कैट का जो जीनस आता है वो फ्लिस आता है। पर ये दोनों को दोनों एक ही ग्रुप में, फिर तो कहते हैं ना कि ये एनिमल जो है, जो हमारा लॉयन है, जो टाइगर है, वो कैट फैमिली है, क्योंकि इन सबकी फैमिली एक जैसी है, जीन्स दोनों के अलग अलग, स्पीशीज और अलग अलग होगी यहाँ पर। और फैमिली का नाम क्या है, पैलिडी। ठीक है बेटा, ओके। ऑर्डर, अब ऑर्डर और ऊपर पहुंच गए तो और ज्यादा डिसिमिलैरिटी आने वाली है भाई। देखो यहाँ पे तो सारी चीज आ गई जैसे ही, तो यहाँ पे देखो सारे सारे घुस गए, लवयन से ल्यूपर्ड, चीता, सब कुछ, बाघ वाघ सब घुस गए यहाँ पे। ऑर्डर इज असेंबल ऑफ फैमिली, फैमिली का ग्रुप होता है ऑर्डर। एग्जिबिट अ फ्यू, बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर्स है, मतलब मोर डिसिमिलैरिटी है यहाँ पर, डिसिमिलैरिटी ज्यादा है यहाँ पर। फैमिली लाइक सोलेंसिस, सोलेंसिस की फैमिली थी वो आलू बैगन वाली, ठीक है। कॉन्वोल्यूस, पुट इन ऑर्डर पॉलीबिनस, दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया क्योंकि दोनों के फ्लोरल कैरेक्टर सेम थे, थोड़ा बहुत सेम था। ऐसे ही कार्निवोरा, कार्निवोरस एनिमल्स कंटेन रिलेटेड फैमिली, इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें सारी कैनिडी कैट फैमिली, फेलिडी, यूरेसिए बियर फैमिली, सारे के सारे जैसे दिखने वाले हैं, सारे के सारे कार्निवोर्स हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, इसलिए सबको एक ही उसमें डाल दिया। पर सबकी फैमिली अलग है, सबका जीनस अलग अलग है, पर यहाँ पे एक क्यों डाला, क्योंकि ये सब कैसे हैं, कार्निवोरा हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपने हायरार्की ऑर्डर में ऊपर जाते हैं, डिसिमिलैरिटीज बढ़ती है, डिसिमिलैरिटीज बढ़ती है। जो सिमिलैरिटी, जो कॉमन कैरेक्टर हमें स्पीशीज में मिल रहा है वो हमें बाकियों में नहीं मिलेगा, घटता जाएगा सिमिलैरिटी कैरेक्टर यहाँ से। ओके ओके, फिर क्लास और ऊपर पहुंच जाओ, इट इज अ ग्रुप ऑफ अ फ्यू ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स का ग्रुप होता है। इसे एग्जांपल दिया मैमेलियन, मैमेलियन जो मोस्ट अपने बच्चों को बर्थ करते हैं, जो गिव्स बेबीज, बर्थ देते हैं बेबीज को। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि कार्निवोरा डॉग कैट बेबीज को बर्थ देते हैं, रोडेंटेंट माइस, माइस इसमें आ जाएंगे, इंसेक्टिवोरास भी, इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे इसके अंदर। इंसेक्टिवोरा इज अ इंसेक्ट ग्रुप। प्रीमेटा जिसके अंदर मंकी, गोरेला, गिबन आ जाएंगे, मैन आ जाएंगे। भाई है तो सारे के सारे अलग अलग ना, पर सब मैमेलियन क्लास है। सबकी क्लास कैसी है यहाँ पर, मैमेलियन। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स का ग्रुप जो होता है वो किसमें होता है, मैमेलियन। सबसे ज्यादा स्पीशीज में सिमिलैरिटी, फिर उससे कम हो जाएगी जीनस में, फिर उससे कम फैमिली में, फिर ऑर्डर में, फिर क्लास में, फिर फाइलम में, क्योंकि हम लोग यहाँ फाइलम या फिर डिवीजन में, सबसे कम किंगडम। ठीक है, तो यही चल रहा है। नेक्स्ट फाइलम, ये क्या है, ये बहुत सारी क्लासेस का ग्रुप है, बिल्कुल। फाइलम कॉर्डाटा, ये आपने पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। थोड़ा सा देखो, इसमें पाइसेस आती हैं, मतलब इसमें फिशेस वाला ग्रुप आता है, इसमें एम्फीबियन आती हैं। एम्फीबियन बेटा वो होते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं लैंड पर भी और जो वाटर में भी सरवाइव करते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल,
इसमें रेप्टाइल्स आएंगे जो रेंगते हैं, स्नेक वगैरह सारे, एव्स, बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, जो ओवीपैरस होते हैं, ओवीपैरस मतलब जो ले करते हैं एग्स, जो अंडे देते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड मैमल्स, मैमल्स जो गिव बर्थ टू बेबीज, मैमल्स गिव्स बर्थ टू बेबीज, जो बेबीज को जन्म देते हैं। सिंस ऑल क्लासेस एट द सेम स्टेज, सारे के सारे एक ही सेम स्टेज में, लाइज हैव अ कॉमन कैरेक्टर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्योंकि हम सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। डॉर्सल होलो नर्व हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्व वाला सिस्टम है हमारे अंदर। फार्नस प्रोटेक्टेड बाय गिल स्लिट, इसलिए हम इसमें, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम। ठीक है। इन प्लांट्स, प्लांट जैसे कि प्लांट के अंदर भी कुछ क्लासेस होती हैं जिसमें फ्यू कैरेक्टर, जैसे कि डाइकॉट, डाइकॉट बेटा वो होते हैं जैसे कि मान लो जैसे आपके पास राजमा है, किडनी बीन, आप क्या करो उसको भिगो, भिगो के उसको जब खोलोगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं डाइकॉट। डाइकॉट मतलब जिसमें दो कॉटिलॉडन हो, मतलब जिसके दो, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, जिसके दो कॉर्ड्स बन जाएंगे। मोनोकॉट जिसमें एक ही कॉर्ड होगा, वन कॉटिलॉडन। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे पी आपकी आपकी किडनी बीन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मोनोकॉट का जैसे कि आपका राइस, चावल है, मैं कहूँ उसको तोड़ के दिखाओ भिगोने के बाद, नहीं तोड़ सकता है, वो मोनोकॉट है। व्हीट आपका गेहूं, नहीं हो सकता, ठीक है। इन सबको एक ही डिवीजन में रखा गया, एंजियोस्पर्म में। क्यों रखा गया, क्योंकि ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट है। कैसे प्लांट है सारे के सारे, फ्लावरिंग, और दूसरे गुस्से से लिख देती हूँ मैं, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चों जी कैसे प्लांट हैं, दीज ऑल आर फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसलिए इनको इसमें रख दिया गया। ओके ओके मैम, समझ में आया। फाइलम, अब किंगडम, फाइलम्स का ग्रुप भाई, सबका ग्रुप, द हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो होती है बेटा जी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है, जो उसे हम कहते हैं किंगडम। प्लांट्स को एक किंगडम में रखा गया जिसका नाम है प्लांटी, और एनिमल्स का एक अलग किंगडम है उसका नाम है एनिमलिया। क्यों रखा गया अलग में, कि प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स को क्यों अलग रखा, क्योंकि वो होते हैं हीट्रोट्रॉप्स, खाना बाहर से ऑब्टेन करते हैं। चाहे कोई भी मेथड हो, पैरासाइटिक मतलब डेड डिकेइंग मैटर ले, पैरासिटिक एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें होस्ट होता है, या होलोजॉइक हो, कॉम्प्लेक्स फूड ऑब्टेन करें, तो अलग अलग है इनका न्यूट्रिशन का तरीका, इनका अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया, इनको अलग में रखा किंगडम में। ठीक है बेटा, ओके मैम, क्लियर, यहाँ तक क्लियर बच्चों, क्लियर, ओके। नाउ आपकी पूरी जो हमने पढ़ी है वो आपको यहाँ पे एक बार टैबुलर फॉर्म में आपको दे दिया गया है। मैम, साइंटिफिक नेम होमोसेपियन, जीनस होमो, स्पीशीज सैपियंस हो जाएगी, फैमिली होमेडियन, ऑर्डर प्रिमिटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा, पढ़ा था ना नोटोकॉर्ड। हाउस फ्लाई नाम है म्यूस्का डोमेस्टिका, जीनस तो भाई म्यूस्का हो जाएगा, स्पीशीज बता ही नहीं क्योंकि मैं पता डोमेस्टिका ही है। फैमिली म्यूसिडेस, ऑर्डर डाइप्थेरा, इंसेक्ट है, और आर्थ्रोपोडा इनका किंगडम। ये आपको लर्न करना है। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, जितने दिए इतने याद कर लीजिए, बहुत है। जीनस है मैग्नीफेरा बच्चों, फैमिली जो जीनस का ग्रुप होता है वो आर्किडेट्स, ऑर्डर स्फिंडेल्स, क्लास डाइकॉट, दो हिस्से हो सकते हैं मैंगोज के, फाइलम एंजियोस्पर्म, काट के दो से कर सकते हो ना। वीट, गेहूं, इसको इसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्वेटिकम, सॉरी ट्रिटिकम एस्टिवियम, ट्रिटिकम एस्टिवियम। इसका जीनस जो है वो है ट्रिटिकम, फैमिली है प्रोइसिस, ऑर्डर है पोल्स, क्लास है मोनोकॉट क्योंकि एक ही है, एंड फाइलम इज एंजियोस्पर्म। क्यों एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। आर्थ्रोपोडा सारे के सारे इंसेक्ट्स वाले प्लांट। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे इंसेक्ट, ठीक है। तो ये आपको एक थोड़ी सी टैबुलर फॉर्म दी गई है जो आप एक बारी देख लेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हमने यहां तक किया, कुछ देख भी लेते हैं भाई क्वेश्चंस भी। ओके,
अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी पढ़ी ना हमने, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द रैंक, रैंक के हिसाब से। तो सबसे पहले स्पीशीज, ओके, फिर जीनस, फिर क्लास, नहीं, फैमिली, बिल्कुल, फिर बच्चों जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैम क्लास, नहीं, ऑर्डर, अरे यार सही बोलो ना, कौन कौन से, बिल्कुल सही, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, योर ऑर्डर, योर क्लास, दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, चेक कर लो। फोर्थ, दिस इज योर फिफ्थ ऑप्शन, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, तेरा फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड यही है, तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। पिक आउट द ऑर्डर दैट डज नॉट कम अंडर डाइकॉट, जो डाइकॉट में नहीं आएगा, मैलवेस, रोसिलेस, पॉलीमिडेंस या म्यूकोरॉल्स, बेटा जी इसमें म्यूकोरॉल्स, ये आप याद, ठीक है। चलिए, तो अब आता है हमारा फोर्थ टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। भाई अब हमने टेक्सोनॉमी पढ़ ली, क्या होता है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज देख ली कौन कौन सी होती है। अब भाई उस टेक्सोनॉमी पढ़ने के लिए हमें हेल्प भी तो चाहिए, हमें टूल्स भी तो चाहिए, हमें तरीके भी तो चाहिए उनको पढ़ने के लिए। क्या इतना बड़ा आपने ग्रुप बना के दे दिया, कैसे पढ़े? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए, और उन्हीं टूल्स को कहा जाता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? इट इज अ टूल्स फॉर स्टडिंग टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए कुछ टूल्स हैं ये, ठीक है जी। देखते हैं क्या क्या है। ओके, टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट। हमने अलग अलग स्पीशीज की कर ली, जैसे कि प्लांट्स की, एनिमल्स की, अदर ऑर्गेनिज्म की, बहुत यूजफुल होती है किसमें, एग्रीकल्चर में। भाई कौन कौन से प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, कौन सा फूड ऑब्टेन करते हैं, बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। जैसे देखा है इन्होंने स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या होता है, देखो सबसे पहला होता है हमारा स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है कि आपके एरिया में जितनी भी स्पीशीज हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनका क्या रखना, रिकॉर्ड रखना कहलाता है बेटा जी आपका स्पेसिमेन। आपने देखा भाई आप इस एरिया में, तो इस एरिया में जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी इंसेक्ट है, जितनी भी स्पीशीज है, उन सबका रिकॉर्ड रखना, उन सबके मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टर्स का रिकॉर्ड रखना कहलाता है स्पेसिमेन। जैसे उनकी फोटोग्राफी लेके कर सकते हैं हम लोग। क्या क्या करते हैं इसमें हम लोग, फोटोग्राफी, फाइटोग्राफी देखते हैं, उनका मतलब फिजिकल कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसका, फिर उनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, नाम क्या है, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं, और फिर जाके उनकी क्या पढ़ते हैं हम, टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडी हेल्प इन नोइंग द बायो रिसोर्स एंड डाइवर्सिटी। इससे हमें डाइवर्सिटी में हमारे आसपास कितनी डाइवर्सिटी है इसको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, बिल्कुल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। भाई अब आप ऑर्गेनिज्म को ट्रांसिफाई कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उसके लिए तो भाई आपको लेबोरेटरी चाहिए ना, जहाँ पे आप उनको प्लेस कर सको। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, जो हमने स्पेसिमेन बनाया, जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, भाई मैं गई, मैंने जाके जितनी भी स्पीशीज है उन सबका एक रिकॉर्ड बना दिया मैंने, उनकी फोटो लगा ली, उनका रिकॉर्ड बना दिया मैंने, तो उसको हम स्पेसिमेंस कहेंगे। तो जो कलेक्शन है एक्चुअल स्पेसिमेंस का, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो, वो बहुत जरूरी है टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। भाई सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि हमारे आसपास कौन कौन से वैरायटी के प्लांट्स अवेलेबल है, किस किस तरह के इंसेक्ट्स हैं, किस किस तरह के एनिमल्स है। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप जो हमें पढ़ने के लिए जरूरी होता है वो होता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब कि स्पीशीज अराउंड अस, ठीक है। तेरा collection of actual specimen of plant and animal is the primary source of taxonomic study। सबसे पहले प्राइमरी चीज यही है, सबसे शुरुआती चीज यही है। प्राइमरी वर्ड आ गया ना, मतलब कि स्टार्टिंग, ये बेस है, ये नींव है पढ़ने की। सबसे पहले ढूंढो तुम्हारे यहाँ कौन कौन से प्लांट हैं, तब पढ़ पाओगे, ठीक है। जैसे दिखाए हुए ये रे प्लांट के स्पेसिमेन, मतलब ये है, ये है, ये अलग 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 तरह के आपके स्पेसिमेंस बनाए।
और इस स्पेसिमेंस को स्टोर हम लोग केमिकल्स में करते हैं मोस्टली, ठीक है। आफ्टर दैट बायोलॉजिस्ट, जितने भी बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी पढ़ते हैं भाई, स्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व, मतलब कि भाई कैसे उनको प्रिजर्व करें, आ गया ना केमिकल की बात, भाई कैसे उनको प्रिजर्व करें स्पेसिमेंस को, जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है उनकी इन्फॉर्मेशन को फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसको कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। वे किस तरीके से उसको स्टोर किया जा सकता है आगे पीछे के स्पेसिमेंस को, टूल्स, जैसे कि आपने देख लिया भाई हमारे आसपास ये प्लांट है, ये एनिमल्स है, अब उनको कैसे उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे भाई, कैसे उनको रखोगे, कैसे देखोगे कि क्या है क्या नहीं, तो क्या क्या तरीके अपनाने, कैसे प्रिजर्व करना है, 2 तरीके की प्रिजर्विंग होती है, केमिकल में, ड्राई फॉर्म में, कैसे करना है, तो वो हमें टेक्सोनॉमिकल एड्स से पता लगेगा। पहला आएगा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम, हर्बेरियम जगह होती है, बॉटनिकल गार्डन, क्या क्या होते हैं इनको पढ़ते हैं, म्यूजियम से तुमने सुना हुआ है, और कीज, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। हर्बेरियम, देखो बेटा हर्बेरियम क्या है, ये एक तरह का ना एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, ये एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सीटू मतलब कि किसी को एक जगह से उखाड़ के किसी और जगह लगा देना, देखो आगे पढ़ते हैं क्या, तो देखते हैं हर्बेरियम, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास कोई पेपर है, जैसे कि मैंने क्या करा, मेरे पास कोई पेपर है, मैंने पेपर लिया और मैंने क्या करा, एक जगह से प्लांट को हटाया, निकाला, और उस प्लांट को क्या कर दिया, मैंने उस पेपर के ऊपर प्रेस कर दिया, पेपर को सबसे पहले क्या करूँगी मैं, प्लांट लूंगी, मान लो कि मेरे पास कोई, मान लो कोई एक लीफ है मेरे पास, मैं लीफ लूंगी, उसको लीफ को अच्छे से वॉश करूंगी, ड्राई करूंगी, ड्राई करने के ऊपर एक पेपर लूंगी, मान लीजिए मेरे पास कोई पेपर है, ये मेरे पास कोई लीफ है, क्या करूंगी मैं उसको यहाँ पे रखूंगी और उसको दबा दूंगी, प्रेस कर दूंगी, ड्राई कर दूंगी, और उसको वहीं पे शीट पे प्रिजर्व कर दूंगी, और उस शीट को इकट्ठा कर, और उस शीट पे इंफॉर्मेशन लिखूंगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखूंगी भाई, सबसे पहले तो नेम ऑफ द प्लांट, भाई प्लांट का नाम क्या है, प्लेस कि भाई किस जगह से प्लांट को ऑब्टेन किया गया है, प्लेस फ्रॉम वेयर प्लांट इज ऑब्टेन, फिर नेम ऑफ द ऑथर या नेम ऑफ द कलेक्टर, भाई किसने कलेक्ट किया है, ठीक है, प्लेस ऑफ द कलेक्टर, टाइम, ईयर, ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है, और अब हर कॉलेज का या स्कूल्स के अपने अपने ना हर्बेरियम्स होते हैं। हर्बेरियम पर ये याद रखना है, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए भाई, किसी ऐसा नहीं किसी कॉकरोच लिया और दबा दिया, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ प्लांट्स के लिए। हर्बेरियम स्टोर हाउस है जिसमें हम लोग प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट करते हैं। अगर हर्ब है, हर्ब तो छोटू सा होता है ना, छोटा सा प्लांट होता है, पूरे के पूरे हर्ब को हम लोग चिपका देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लो शॉर्ब है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इसका साइज कोई ऐसी बड़ी सी शीट होती है, ये साइज कुछ 15 इंच यहाँ से होता है, ये कुछ 11/2 इंच, मतलब कि अप्रॉक्स वैल्यू बताइए मैंने, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसके आसपास रहती है इसकी डायमेंशन। तो हम क्या करते हैं, पूरा हर्ब है तो भाई हर्ब तो इतने में पूरा आ सकता है, पूरे का पूरा हर्ब आ जाएगा, देखो ये रहा इस तरीके से हमारा हर्ब आ गया, ये रहा, तो हमने इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी जो जो है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग इसको कर सकते हैं, हर को तो डायरेक्टली हम इसमें कर सकते हैं, पर जो शॉर्ट्स है ना, शर्ट में क्या करते हैं भाई, अलग 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 बनाते हैं, उसके रूट की अलग बनाएंगे, उसके शूट की अलग बनाएंगे, बीच वाले स्टेम वाले पार्ट की अलग अलग बनाते हैं, तो बहुत बड़ा होता है ना, ट्रीज की अलग अलग बनाते हैं, ट्रीज की लीव्स की अलग होती है, ट्री के ट्रंक की अलग बनेगी, ट्री के रूट्स की अलग बनेगी, ट्री के ब्रांचेस की अलग बनेगी, तो अलग अलग हर्बेरियम बनती है, ठीक है। तो प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करते हैं इस केस में, फिर प्रेस करते हैं, दबा देते हैं, और फिर उनको शीट के ऊपर प्रिजर्व कर देते हैं, लिया, ड्राई, सुखाया, दबा दिया, प्रिजर्व हो गया। देखो ये रहे इस तरह के स्पेसिमेंस दिख रहे हैं, ये रहा स्पेसिमेन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे राइट हैंड साइड में उसकी इन्फॉर्मेशन इस तरह। फिर शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, भाई इनको अच्छे तरीके से हम लोग एक्सेप्ट करवाएंगे, क्लासिफाई करेंगे, भाई पहले कौन आया, बाद में कौन आया, तो एक अलग तरीके से, एक क्लासिफिकेशन के तरीके से, एक ऑर्डर के तरीके से हम इनको अरेंज कर देंगे, इसे कर रहे हैं ना, देखो ये। और कैसे इनको शीट पे लगाएंगे, तो बेटा आपने देखा होगा कि जैसे कि कभी चोट लगती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, टाँके लगा देते हैं, तो हम ऐसे ही उनको सील देते हैं इस पे, भाई आपने दबा दिया, चिपका थोड़ी ना रहेगा, तो टाँके मार के हम उसको वहां पर प्रिजर्व कर देते हैं, वहां पर उसको हमेशा के लिए रख देते हैं इस तरीके से, ड्राई नहीं रहेगा पर दिखेगा तो सही। स्पेसिमेंस अलोंग विद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी होता है, इसे दिखा हुआ है, तो मेरा पूरा स्पेसिमेन बनाया हुआ है इसका, ठीक है ना। हर्बेरियम शीट पे लिखते हैं, ये एक तरह का स्टोर हाउस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं, तो पहले कौन सा प्लांट था, क्या नेचर शो करता था, इन सब के लिए हम इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। तेरा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये याद रखनी है जी। ये तो भाई कलेक्टर नेम, अपना नाम लिखो जिसने किया है, डेट लिखो, साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, और कितनी बार तो हम वहां पे ना उनका कॉमन नेम भी लिख देते हैं। कॉमन नेम ऑफ द प्लांट, फैमिली ऑफ द स्पीशीज जो हमने पढ़ी थी फैमिली, हैबिटाट भाई टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है या एम्फीबियन है, कैसे हैं, एम्फीबियन भी होते हैं प्लांट, पढ़ेंगे आप आगे। नेचर किस तरीके का शो कर रहा है, कलर कैसा है फ्लावर का, लोकेलिटी कैसी है, कलेक्टर कौन था, आइडेंटिफाई कैसे किया गया, रिमार्क की क्या आपको नए नए फीचर्स इसमें देखने को मिले। तो ये सारी कलेक्शन होती है जो हम एक हर्बेरियम शीट के राइट कॉर्नर में, देखो दिख रहा है, देखो ये रहा, देखो यहाँ पे किया हुआ, ये इस तरीके से हम यहाँ पर ये कर देते हैं। ओके ओके जी। द हर्बेरियम शीट आर ऑल्सो कैरिड अ लेबल इंफॉर्मेशन, लेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन है, इसमें कलेक्शन, लोकल और बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती है, देख लिया। हर्बेरियम सर्व अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमी स्टडी, बहुत अच्छा सिस्टम है, और बड़े बड़े हर्बेरियम्स भी हमारे यहाँ प्रेजेंट है। सबसे बड़ा हर्बेरियम देखो दिखाया हुआ है यहाँ पर, एक ये इंग्लैंड में है, जिसका नाम है रॉयल बोटानिकल गार्डन आरबीसी, जो एक क्यू की फॉर्म, जो क्यू में पड़ता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हर्बेरियम जो है वो इंग्लैंड के क्यू में है, जिसका नाम है रॉयल बोटानिक गार्ड। देखो ये रहा, ये है उसकी पिक्चर, क्यू है, ये क्यू में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन, भाई किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ जाके आप कर सकते, ठीक है मैम। ओके, तो डिजिटल हर्बेरियम भी है आजकल भाई, डिजिटल हर्बेरियम्स भी आ गए आजकल, हर चीज ऑनलाइन हो गई, तो हमने हर्बेरियम को भी यार हम भी थोड़े एडवांस हो जाए, है ना भाई, तो वो एडवांस काम हमने भी किया है। तो यहाँ पे डिजिटल इमेजेस होती है जिसमें हर्बेरियम की स्पीशीज, मतलब भाई जो ड्राई किया है, प्रेस किया है, टाके लगा के बांध दिया है, उस तरह से हम करते हैं, इनको हम प्रिजर्व करते हैं और पब्लिश कर देते हैं इंटरनेट पे, ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके, वरना आपको हर्बेरियम जाना पड़ेगा, तो इसका आजकल ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि भाई बॉटनिकल गार्डन बताया मैंने आपको, एक तरह का ex-situ कंजर्वेशन है, तो वही लिख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्पेशलाइज गार्डन बनाए गए हैं लिविंग प्लांट्स के लिए, देखो इसमें पैसे लिखते हैं कि एक तरह का भाई ex-situ कंजर्वेशन, लिखा था मैंने इसके आगे, बिल्कुल। क्या है ये ex-situ कंजर्वेशन भाई, देखो ex-situ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी प्लांट के, जैसे मान लो कि भाई मैं अफ्रीका गई, अफ्रीका में मैंने एक प्लांट देखा जो बहुत ही अच्छी वेराइटी का था, तो हम क्या करते हैं, उस प्लांट को वहां से जड़ों समेत निकाल लेते हैं, उसकी जगह से हमने इसको निकाल लिया और अपने यहाँ हमने आके ना किसी गार्डन में उसको प्रिजर्व कर दिया, तो इस तरह का कंजर्वेशन कहलाता है ex-situ कंजर्वेशन। प्लांट को उसकी नेटिव जगह से हटा के किसी और जगह प्लेस करना, और हम क्या करते हैं, उस जगह में ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो जिंदा रह सके, कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप कभी जाओ जू वगैरह में जाके देखो, तो जू वगैरह में जहाँ पे हमें लायंस वगैरह मिलते हैं, वो भी एक तरह का ex-situ कंजर्वेशन है। से भी आपने सुना होगा, रिसेंटली न्यूज में आ रही है कि इंडिया में टाइगर्स खत्म हो चुके हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से टाइगर लेकर आ रहे हैं, 8 टाइगर्स को, और यहाँ पे हम प्रिजर्व करेंगे, तो वो ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है बच्चों। उसमें हम क्या करते हैं, बाहर से लेकर आ रहे हैं टाइगर्स को यहाँ रखेंगे जूज में, एक प्रिजर्व जगह में रखेंगे, और उनको एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करेंगे जैसा उनका नेटिव प्लेस होता है, जंगल, उनको डेंस वेल्स वाला कुछ ऐसा एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं जहाँ पे लिविंग प्लांट बस जिंदा, वहां पे तो कोई देखो प्लांट मर गया, ड्राई हो गया था, ड्राई कर दिया था प्लांट को, यहाँ पे लिविंग प्लांट का रहता है, ठीक है। तो प्लांट स्पीशीज यहाँ पे ग्रो करती है, और यहाँ पे हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, वहां पे हम लोग यहाँ पे इनका इस्तेमाल एज अ हम स्टडी पर्पस के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टडी पर्पस के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहे, बाहर से लाते हैं और हमने यहाँ पर आके इनको उगाया है, ठीक है। ज्यादातर जो हमारी एल्गी है, ये पानी के ऊपर काई दिखती है ना, ये पहले सिर्फ आगे बहुत जगह, ये हमारे बहुत सारे ऐसे हैं हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट जिनको हम सजाने के तौर पे यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं मिलते थे, जो हम बाहर से लेकर आए हैं और अपने हमने प्रिजर्व किए, तो वो एक तरीके का ex-situ कंजर्वेशन है, और जहां पे प्रिजर्व किया वो कहलाएगा बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेट्स इज बॉटनिकल, अब जो प्लांट आपने रखा है उसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम दो, फैमिली दो। फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है हमारे तो क्यू में है इंग्लैंड में, एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो हावड़ा में इंडिया में पड़ता है, और एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ, जो इंडिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, जो इंडिया में पड़ता है, दिख रहा है आर्ची जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन,
ठीक है, ये रहा, बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी प्लांट्स की। ठीक है, ये रहा, देखो ये रहा CSIR, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर म्यूजियम, तो भाई म्यूजियम तो हमें पता है, म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, देखो प्लांट्स के लिए बॉटनिकल गार्डन है, तो एनिमल्स के लिए जूज होते हैं, मोस्ट जू होते हैं, जूलॉजिकल पार्क जिसे हम बोलते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, तो जूलॉजिकल पार्क वो जगह है जहां पर एनिमल्स को प्रिजर्व, ठीक है बेटा जी, एनिमल्स को प्रिजर्व करेंगे। तो म्यूजियम कलेक्शन करते हैं, यहाँ पर भी हम प्लांट्स को और एनिमल के दोनों के स्पेसिमेन को हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं स्टडी के लिए। देखो दिख रहे हैं ये, इनको हम यहाँ पे केमिकल लाते हैं, थाइलिन डायमीन विद अल्कोहल। ठीक है, DTA सॉरी, यहाँ पे हमें डालते हैं, तो आगे दिखाते हैं, मैं इसको रबी कर देती हूँ, मैं आगे लिख दूंगी फिर। ठीक है, क्या लिखा है, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेन और जार विद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस हम डालते हैं इस तरह के। तो देखो दो तरह का प्रिजर्वेशन होता है बेटा, दो तरीके से करते हैं, एक हम करते हैं ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व, जिसमें हम लोग मोस्टली स्केलेटन या बोन्स वगैरह रखते हैं, वैसे कि डायनासोर की स्केलेटन या बोन्स है तो उनको हम लोग ड्राई फॉर्म में करते हैं एक तो उनका, और एक हम करते हैं केमिकल फॉर्म में उनका, और एक होता है इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्शन। इंसेक्ट बॉक्स क्या होता है, हमारे पास ना एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है, और उसमें क्या करते हैं हम इंसेक्ट, जैसे मान लो वो बटरफ्लाई है, बहुत ही रेयर तरह की बटरफ्लाई है, तो क्या करते हैं बटरफ्लाई लेते हैं, उस इंसेक्ट बॉक्स में एक बहुत बड़ा सा, एक तरीके से ना मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड होता है, यहाँ पे हम उस इंसेक्ट को लगाते हैं और उसके जो विंग्स होते हैं उनको यहाँ पे बांध देते हैं, तो वो इंसेक्ट बॉक्स होता है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आमतौर पर हम लोग सोल्यूशन वाला करते हैं जिसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो ये दिखाया हुआ प्रिजर्वेटिव्स। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलते हैं, स्कूल्स में और कॉलेजेस। ठीक है, बहुत ज्यादा मिलते हैं, आपके स्कूल में आपको दिखाते होंगे। ठीक है, फिर की, ये इंपॉर्टेंट है, तो की क्या है, ये भी एक और तरीके का टेक्सोनॉमिकल एड है, मतलब टेक्सोनॉमिकल टूल है जिसका इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट या एनिमल के बेस पे करते हैं, किस बेसिस पे, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी। तो देखो एक तरह का की क्या होता है, एक तरह का ना पैम्फलेट होता है, जैसे इसमें क्या करते हैं, तरह का पैम्फलेट हम लोग बना लेते हैं, उसमें ना सारे के सारे प्लांट या एनिमल जो आपके एरिया में मिलते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लगा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पैम्फलेट है, प्लांट और एनिमल जो भी मिलता रहेगा हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते रहेंगे, और यहाँ पे हम उनकी पिक्चर लगा देते हैं, फोटो लगा देते हैं, ताकि भाई नाम नहीं समझ में आए तो देख के इंसान पहचान ले। ठीक है, और इसके आगे लिख दे, और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके कैरेक्टर्स को ना कंपेयर, इस तरह का अरेंजमेंट ये फ्लोरल अरेंजमेंट है, इसी तरीके से हम लोग की का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे हम फ्लोरल में और की में इसी तरीके का अरेंजमेंट दोनों में हमारा होता है। यहाँ पे हम प्लांट्स को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, उनकी पिक्चर्स लगा देते हैं। की में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर इस प्लांट के बारे में देखना है, जैसे कि अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में एक कैरेक्टर होता है कि भाई प्लांट के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो वेन होती है भाई कि किस तरह का प्लांट की ये होती है, भाई लीफ है, दो तरह का इनके अंदर वेन का सिस्टम होता है, एक होगा पैरेलल वेनेशन और एक होता है आपका एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन, और बेटा जी एक होता है आपका रेक्टिकुलेट वेनेशन, रेक्टिकुलेट वेनेशन। पैरेलल में क्या होगा, ऐसे ऐसे पैरेलल लंबी लंबी सी लाइंस होती हैं, रेक्टिकुलेट में इस तरह का वेनेशन होगा। मान लो आपको इनके बारे में स्टडी करना तो उसके आगे लिख देते हैं ऐसे 4 नंबर, इसके आगे लिख देंगे ऐसे 5। क्या क्या करो, की होगी, पूरा का पूरा पैम्फलेट होगा, पूरा का पूरा आपके पास डिक्शनरी टाइप है, ये एक तरीके का स्टार्टिंग का पेज में ये होता है फ्लोरल, की में स्टार्टिंग में फ्लोरल बना देते हैं। फिर क्या होता है, हमने एक प्लांट के मान लो वेन को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, एक देखा हमने पैरेलल वेनेशन, एक हमने देखा रेक्टिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन के आगे 4 लेते हैं, आप क्या करो 4 नंबर पेज पे जाओ, वहां जाकर इन्फॉर्मेशन देख लो, रेक्टिकुलेट में 5 लेते मतलब कि 5 पे जाओ। तो इस तरह की डिक्शनरी है ये जिसका इस्तेमाल हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। These are based on contrasting character generally in pair, जो पेयर में होते हैं, देखो ना 2 कैरेक्टर है, पैरेलल और एक रेक्टिकुलेट वेनेशन, इन दोनों कैरेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कपलेट। क्या बोलते हैं पेयर वाले कैरेक्टर्स को, कपलेट। क्या है भाई आगे कि इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शन रिजल्ट इन एक्सेप्टेबल ओनली एंड वन इज रिजेक्शन ऑफ अदर। तो देखो दोनों कैरेक्टर देखा ना कि आपको जो चूज करना है वो आप चूज कर लो, जो चूज करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी।
इस तरीके से हम यहाँ पे की का अरेंजमेंट। फिर ईच स्टेटमेंट इन अ की, हर स्टेटमेंट देखो जो आपने स्टेटमेंट लिखी, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं लीड। लीड मिल गई हमें। और की जो है एनालिटिकल इन नेचर, हमेशा यूज होती है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की जो है वो रिक्वायर्ड है हर कैटेगरी का। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप स्पीशीज का देख रहे हो, जैसे मैंने देखा ना वेन का, तो सिर्फ लीफ के स्ट्रक्चर टाइप का होगा। एक टैक्सो का एक ही की बनती है। जैसे कि अगर आप फैमिली की बना रहे हो तो पूरी की पूरी फैमिली की एक अपनी की होगी, पूरी की पूरी स्पीशीज की एक अपनी की होगी, जिसमें सारी स्पीशीज की इंफॉर्मेशन होगी, वो भी कंपैरेटिव ऑर्डर में। और इस इंफॉर्मेशन को लीड कहेंगे, और जो कंपैरेटिव कैरेक्टर्स आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसको कहा जाएगा कपलेट। ठीक है, इस तरह। सम अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स भी, जैसे फ्लोरा, जिसमें एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का होता है कि इस गिवन एरिया में कौन कौन से तरीके के प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ब्रिस्टल रीजन है कि भाई पूरा का हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस तरीके से। मैनुअल, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीशीज की, भाई कौन कौन सी स्पीशीज है हमारे, उसको सिर्फ नाम होते हैं। मोनोग्राफ, ये नॉन सीरियल पब्लिकेशन, इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट तक इंफॉर्मेशन होती है। इसमें किसकी होती है, एक पर्टिकुलर की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये कैटलॉग एक कंप्लीट लिस्ट होती है ऑफ आइटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ज्यादा मैंने आपको कैटलॉग हम लोग बना लेते हैं पिक्चर से। फिर इसके स्टोर हाउस ऑफ प्लांट कलेक्टेड स्पेसिमेन के, हाँ जी, क्या क्या होते हैं। सो स्टोर हाउस का नाम बताओ जहाँ पे हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, स्टोर हाउस। जी बिल्कुल, हर्बेरियम, बिल्कुल बच्चों। फिर स्पेशलाइज्ड गार्डन, अरे गार्डन वाला पॉइंट आ गया। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट जिसमें हम करते हैं एनिमल गार्डन, प्लांट गार्डन, बैक्टीरियल कल्चर, ये एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड गार्डन। प्लांट गार्डन वैसे होना तो बोटानिकल गार्डन चाहिए था इसको। नेचुरल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, अभी हमने पढ़ा था नेचुरल बोटानिकल आ गया नीचे वाला, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है, इंडिया में। एनी यूनिट ऑफ कैटेगरीज टेक्सोनॉमिक सिस्टम में किसी भी कैटेगरी या किसी भी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज, जीनस, टैक्सन, ये क्लास। आप बोलोगे मैम कितनी बार तो बोल दे कि हर ग्रुप को या कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाती है, फाइलोजेनी, पेडिग्री, इवोल्यूशनरी, या नन ऑफ दिस। बेटा फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर बेटा आपके इस चैप्टर का खत्म। तो यहाँ पर हमने कर दिया इस चैप्टर को अच्छे से खत्म। अब बस आपको क्या करना है, एक बार इसको अच्छे से देखना है और रीड करना है। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।